लकी जैसे ही अपने ट्रक की तरफ वापस जा रहा था कि अचानक से उसे शहनाज में राधिका नजर आनी शुरू हो गई। वो पागलों की तरह उन्हें ये बात समझाने की और मनवाने की कोशिश में लगा हुआ था कि शहनाज ही राधिका थी, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को राजी नहीं था। जब इधर शहनाज अपने कमरे पर आई तो शिरीन ने उसे बताया कि उसकी याददाश्त जाने से पहले भी ऐसा कोई नहीं था जिसे वो पसंद करती थी। बाद में शहनाज को लगा कि शायद शिरीन खुद लकी को पसंद करने लगी थी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और उसने शिरीन को देखते हुए कहा, शिरीन, कहीं ये तुम्हारे लिए दुख की बात तो नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली है? इस बात को सोचकर तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना? नहीं तो, शिरीन ने कहा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और आंखों से आंसू की 2 बूंद नीचे गिरने लगी। अगर उसके बस में होता कि वो शादी के लिए मना कर पाती तो अपनी बहन की शादी हुए बिना वो कभी शादी नहीं करती। नहीं बहन, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, और तुम्हें तो मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी जिस परिवार में तुम्हारी शादी हो रही है वो तो एक बड़ा परिवार है, तो ऐसे में मैं शादी। शिरीन की आंखों में ये बात कहते हुए आंसू आने शुरू हो गए थे। वो पहले तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसकी आंखें भर आई। इधर शहनाज ने अपने पलंग के दराज में से एक पेंडेंट निकाला और उसे अपने हाथ में ले लिया। वो एक ऐसा पेंडेंट था जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था और उसमें हरे और सफेद रंग का घुलक था। ये यशोदा ने राधिका को उस दिन हॉस्पिटल में दिया था। शहनाज ने उस पेंडेंट को धीरे से अपने सीने से लगा लिया और फिर उसे सहलाए जा रही थी। उसने शिरीन की तरफ देखा और बोली, मुझे ये पेंडेंट सच में बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन ऐसा क्यों है कि पापा इसे मुझे पहनने नहीं देते? पापा ने तो कहा था ये पेंडेंट उन्होंने किसी से बनवाया था जब मैं पैदा हुई थी, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अपने बिस्तर के पास रखना, ना कि गले में पहनना। ऐसा क्यों? शहनाज ने शिरीन की तरफ देखते हुए पूछा। पापा ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि ये पेंडेंट आपकी जिंदगी भर रक्षा कर सके। आप अगर इसे पहनने लगोगे तो इसका जो सारा प्रभाव है ना वो खत्म हो जाएगा। शिरीन ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, सच में? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे इसे पहनने की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है। शहनाज ने शक भरी आवाज में शिरीन से कहा, देखो, आप इसके बारे में ना ज्यादा मत सोचो। उल्टा आपको तो बस ये सोचना चाहिए कि मैं और पापा कभी ऐसा काम करेंगे ही नहीं जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हो। चलो जाओ, अब लोग कुछ देखते हैं। शिरीन ने बात घुमा दिया और फिर अपना मोबाइल निकाल लिया। शहनाज को अभी भी उसकी बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो शिरीन के साथ वो देखने बैठ गई जो वो उसे दिखा रही थी। इधर बहुत बड़े और बहुत ही बिजी दिन के बाद लकी फिर से अपने कमरे में आ गया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। उसके मन में अभी भी वही दृश्य चले जा रहा था जब उसने वहां पर राधिका को देखा। वो खुद से बस एक ही सवाल कर रहा था, क्या सच में वो राधिका थी भी या नहीं? लकी एक बार तो ये चाह रहा था कि वो अपने मन में ये मान ले कि वो राधिका नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे यही लग रहा था कि नहीं, वो राधिका ही थी। उसका मन बुरी तरह से उलझा हुआ था। वो और राधिका एक दूसरे को काफी लंबे वक्त से जानते थे। ऐसे में लकी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह भी हो सकता था कि वो जिस चीज का एहसास उसे हो रहा हो वो गलत हो, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया के अंदर दो एक जैसे दिखने वाले लोग आखिर इतने एक जैसे कैसे दिखाई दे सकते थे। अब लकी ने शिरीन और शहनाज के परिवार की इंफॉर्मेशन अपने फोन पर निकालनी शुरू कर दी। अभी उनके परिवार का जो मुखिया था उसका नाम था दर्शन। दर्शन का परिवार एक बड़ा परिवार था और इसी नाम से उनका इस देश में कारोबार भी चलता था, इसलिए वो एक बड़ा परिवार भी माना जाता था। लकी ने इसके लिए काफी कुछ खोजने की कोशिश की, उसे इसके अलावा और कुछ मिल नहीं पा रहा था। खैर, उसे इनके बारे में और कुछ जानने की इच्छा भी नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के ऊपर था, राधिका। लकी ने उनके घर का एड्रेस निकाल लिया और अभी जहाँ पर शिरीन और शहनाज रुके हुए थे, कैसे कैसे उसका भी पता निकाल लिया था उसने।
वो जानता था कि अब अगर वो राधिका का उसकी जगह पर जाकर इंतजार नहीं करेगा और उससे बात नहीं करेगा तो उसका काम नहीं बनेगा। उसे लग रहा था कि आज उसने राधिका के सामने जो किया, शायद उस तमाशे की वजह से वो उससे नाराज हो गई थी, और अगर वो उसे जाकर प्यार और सम्मान के साथ बात करेगा तो शायद राधिका उसकी बात मान जाएगी और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आने के बाद लकी का दिल अब थोड़ा सा शांत हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने ऊपर फख्र महसूस करना चाहिए था। कम से कम उसे ये तो पता चल गया था कि राधिका जहाँ भी थी मगर वो ठीक हाल में थी और उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं थी। लकी ने इतना भर सोचने के बाद रजाई ओढ़ी और चुपचाप सो गया। तब से लकी कुमारी के साथ में मन लगाकर काम करने पर जाने लगा, लेकिन बीच बीच में वो अपने लिए भी टाइम निकाल लेता और वहां पर चला जाता जहां पर शिरीन और शहनाज रुके हुए थे। भले ही उसने वहां पर अभी तक तो राधिका को नहीं देखा था, लेकिन उसने वहां के सिक्योरिटी गार्ड से उसके बारे में सारी जानकारी निकलवाने की कोशिश की थी। गार्ड ने उसे बताया कि वो अभी भी यहीं पर रुकी हुई थी और इसलिए लकी राधिका का वहां पर इंतजार करता था। हर रोज की तरह आज भी कुमारी और लकी उसी टूरिस्ट स्पॉट पर अपना काम कर रहे थे। हालांकि सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दोपहर में मौसम ठंडा होने लगा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर बारिश हो सकती थी। वहां पर आज लोग काफी कम नजर आ रहे थे। लगभग 4 बजे के आसपास लकी ने कुमारी से कहा, मुझे नहीं लगता कि आज हम ठीक से धंधा कर पाएंगे, तुम थोड़ी देर देखना, मैं जरा आता हूँ। लकी ने कहा, अपने कपड़े बदले और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। सुनो, अभी जाने का टाइम नहीं हुआ है, अगर तुम अभी चले गए ना तो मैं तुम्हारे 500 रुपए काट लूंगी, समझे? कुमारी जानती थी कि लकी फिर से कहाँ जाने वाला था, इसलिए उसने उसे धमकी देते हुए कहा, कोई नहीं, तुम्हें जो करना होगा कर लेना, लेकिन अभी मेरा जाना जरूरी है, टाइम नहीं मेरे पास। लकी ने कहा वो राधिका से मिलने के लिए कोई देरी नहीं करना चाहता था। वैसे भी वो राधिका के लिए तो ऐसे 1500 रुपए कुर्बान कर सकता था, इसलिए लकी वहां से चुपचाप निकल आया। अरे पागल आदमी, अभी भी उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, मैं तुझे बता रही हूँ, वो तुझे घास नहीं डालने वाली, दिन में सपने देखना बंद कर। जैसे ही कुमारी ने लकी को जाते हुए देखा तो वो जोर से चिल्लाते हुए बोली। फिर जब वो चिल्ला कर थक गई तो वो अपनी गाड़ी में बैठ गई। वो अपनी गाड़ी में अकेली रह गई थी और अब तो काफी तन्हा महसूस कर रही थी। उधर लकी ने अपने लिए एक बस पकड़ ली और उससे वो वहां चला गया जहाँ राधिका रुकी थी। अरे भाई, तुम फिर वापस आ गए? क्या तुम शहनाज मैडम को ढूंढ रहे हो? वो गार्ड अब लकी को अच्छी तरह से पहचान गया था और अब वो लकी से आगे बात भी करने लगा था। हाँ, लकी ने भी उससे बात नहीं छुपाई। वो जानता था कि छुपाने का तो अब कोई फायदा नहीं था। वो जानता था कि अगर वो उस गार्ड के सामने सच बोल देता तो शायद वो उसे राधिका के बारे में कुछ जानकारी और दे सकता था। भाई, क्यों बेकार में अपना मानसिक संतुलन खराब करने पे तुले हो यार? और अगर हो भी चुका है तो फिर जाओ और जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ अपना। उस गार्ड ने लकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला। इतने में वहां पर 2 और गार्ड आकर खड़े हो गए। वो सभी लकी को जानने पहचानने लगे थे और लकी उन सबके बीच एक जाना पहचाना अब चेहरा बन चुका था। लकी यहाँ पर क्या करने के लिए आया था, इस बात का सबको अच्छी तरीके से अंदाजा था। तो लकी भाई, आज भी किस वजह से आना हुआ? उसी वजह से? हाँ, अरे भाई के कपड़े देखो, रणवीर सिंह को चैलेंज देता है अगला। लकी भाई, अच्छा है कि इससे तो आप अपने ट्रक पर सैंडविच और बर्गर ही भेजो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इन मैडम को तो आप चक्कर छोड़ ही दो यार। जब गार्ड ने देखा कि लकी ने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे तो उन्होंने उसके बारे में अलग अलग तरह की बातें करनी शुरू कर दी। हर रोज उसे यहाँ आता हुआ देखते और हर रोज बस यही लगता कि लकी कुछ नहीं बल्कि पागल है। लेकिन लकी के पास इतनी फुर्सत तो थी ही नहीं कि वो इन सब लोगों की बहस में उलझ सके, इसलिए वो चुपचाप इनकी बात सुन लेता। वैसे भी उसकी परीक्षा के सालों में उसने ऐसे बहुत कुछ चीजें सुनी थी और सही भी उसे लग रहा था। वो इन सब चीजों को भूला नहीं था और फिर वहां जब तक बात राधिका की थी तो वो उसके लिए जान तक दे सकता था। वो बस चुपचाप दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और राधिका के बाहर आने का इंतजार करने लगा। क्या शेख चिल्ली जैसा आदमी है यार। मुझे तो लगता है इस आदमी को बता देना चाहिए कि शहनाज मैडम का परिवार ना उनके लिए एक लड़का देखने की तैयारी में लग चुका है, ताकि इस बेचारी का
जिंदगी में कुछ भला हो सके यार। भाई वैसे अगर उनके परिवार में उनके लिए कोई लड़का ढूंढेगा तो वो कोई छोटा मोटा परिवार वाला तो होगा नहीं ना। ऐसे में इस आदमी का तो दूर दूर तक नंबर लगना पॉसिबल ही नहीं है। अब फिर इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि ये सब कर रहा है, पता नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये शहनाज मैडम का परिवार उनकी शादी करवाने के लिए आखिर इतना उतावला क्यों हुआ जा रहा है, क्या बात है? अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। क्या पता क्या होगा, मैंने तो सुना कि मैडम के पीछे काफी सारे बड़े घर के लड़के पागल हैं। अब उनका परिवार भी अपनी ताकत को बढ़वा देना चाहता है, यही सोच रहा होगा। जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया। एक थोड़े से बड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पूरी बात समझाते हुए कहा। जब लकी ने उन लोगों के बीच हो रही इस बातचीत को सुना तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वो सुन पा रहा था कि राधिका भी जिस परिवार के साथ थी वो परिवार उसकी शादी करवाने पे तुला हुआ था, और इसके बारे में सोचने भर से लकी की रूह कांप उठी। अब वो जल्द से जल्द राधिका को ढूंढ लेना चाहता था। जब वो ये सब सोच रहा था तभी अचानक से आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगी, और फिर थोड़ी देर बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। अचानक से एक बड़ी सी काली रंग की गाड़ी वहां दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसमें एक लंबा सा और पतला सा आदमी बाहर निकला। उसने सफेद रंग का शर्ट, शॉर्ट्स और जूते पहने थे। उसका रंग काफी साफ और सफेद था। हेलो मिस शिरीन, हाँ मैं अब्बास बात कर रहा हूँ। अंकल ने मेरे बारे में आपको बताया होगा ना? हाँ तो मैं यहाँ नीचे गेट पर ही खड़ा हूँ, मैं आपको लेने के लिए आया था। हाँ ठीक है, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बस इतना कह रहा था कि नीचे बहुत जोर की बारिश हो रही है, तो आप अपने साथ में। अब्बास ने कहा और फोन काट दिया। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान साफ नजर आ रही थी। कौन था ये अब्बास, और क्या राधिका फिर से इस वक्त लकी की नजरों के सामने आने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सबरीन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने अपने बिस्तर पर आते ही राधिका के बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दी। इस वक्त वो जिस परिवार के साथ रह रही थी, लकी ने उस परिवार के बारे में सारी जानकारी निकाल ली, और उसने ये पता कर लिया कि इस वक्त राधिका यानी कि शहनाज कहाँ पर रुकी हुई थी। उसने हर रोज वहां जाना शुरू कर दिया। आज भी जब वो वहां पहुंचा तो उसे खबर मिली कि उसके घर वाले राधिका की शादी के लिए जल्द से जल्द एक लड़का ढूंढ रहे थे। इतने में वहां पर कोई अब्बास नाम का लड़का आ गया। जैसे ही अब्बास ने यह खबर सुनी थी कि दर्शन जी अपनी बेटी की शादी करने की सोच रहे थे, तो अब्बास इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, और इसलिए वो यहाँ आ गया। भले ही उसकी कंपनी अपने आप में काफी बड़ी कंपनी थी, लेकिन राधिका के घर वालों की कंपनी के आगे तो वो छोटी ही थी। इसलिए हर रोज उनके परिवार के साथ जुड़ना चाहता था। इसलिए पहले अब्बास के पिता शहनाज के पिता से उन दोनों बच्चों को मिलवाने की बात करने के लिए आए थे, और आज जो कि उनके बीच में होने वाला था वो एक ब्लाइंड डेट ही थी। वो इस मौके का अच्छा फायदा उठाना चाहता था और शहनाज को अपना बना लेना चाहता था। अचानक से अब्बास ने देखा कि वहां दरवाजे के पास एक जवान लड़का बैठा हुआ था, जो कि उसकी तरफ देख रहा था। उसकी इस तरह की हालत देखकर ही अब्बास को गुस्सा आ गया। ओ भाई, क्या देख रहा है? अब्बास ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। इधर से लकी ने भी उसी ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। अबे साले, जब पूछ रहा हूँ कि क्या देख रहा है तो और क्या देख रहा है? आग नीचे कर वरना मैं तेरी आग फोड़ दूंगा, अब्बास ने कहा। लेकिन लकी ने फिर से अपनी नजर उसके ऊपर और ज्यादा गड़ा दी। जब अब्बास से ये सहा नहीं गया तो वो लकी को सबक सिखाने के लिए उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा। अरे अब्बास सर, छोड़िए ना, क्यों आप उस आदमी के पीछे पड़े हो? जाने दो ना, इस आदमी को हाथ लगाकर क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो? वहां खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड ने अब्बास को रोकने के लिए उसे प्यार से कहा। हाँ सर, इसके बारे में ऐसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी गरीब आदमी है, क्या ही बिगाड़ सकता है आपका? अचानक से दूसरे गार्ड ने भी कहा। अब्बास ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर पूछा, वैसे तुम में से कौन जानता है कि ये कौन है, बताओ? अब्बास ने दोनों गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, ये सैंडविच बनाने का काम करता है सर। इसका एक ट्रक है छोटा सा, जिसके ऊपर ये एक लड़की के साथ मिलकर ना सैंडविच वगैरह बनाता है। हाँ सर, यहाँ इसलिए आता जाता है ताकि बस शहनाज मैडम को देख सके। काफी पसंद करता है, कहता है कि शहनाज मैडम ने इसकी गर्लफ्रेंड जैसी दिखाई देती है। गलत फहमी है, शहनाज मैडम भी इसे अपना मान लेंगी भाई, ये ऐसा कहता है, मैं कुछ नहीं कहता।
जैसे ही अब्बास ने ये बात सुनी तो उसकी हंसी निकल गई और फिर लकी की तरफ देखकर वो मुस्कुराने लगा। अच्छा बेटे, तो तू शहनाज को पसंद करता है और तुझे लगता है कि वो तेरी गर्लफ्रेंड? अरे यार, कहाँ से आ जाते हैं भाई, कहाँ से आते हो तुम लोग यार? जरा एक बार अपने लिए कपड़े तो देखो साले, तुम भिखारी से कम नहीं लग रहे। मुझे जरा बताओ कि एक महीने में तू कितना सैंडविच बेचता है यार? बता, जितना तू महीने में सैंडविच बेचता होगा ना, उतना तो मैं डिनर ही कर लेता हूँ। तेरा रेंट तो तुझसे निकलता नहीं होगा और चला आया शहनाज से मिलने के लिए। मैं तुझे एक बात सच बता देता हूँ, तू शहनाज से ना दूर ही रह। तेरी और उसकी औकात में जमीन आसमान का अंतर है भाई। हट साला। अब्बास उसे सुनाए जा रहा था और बाकी लोग ये सुनकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। उनमें से तो कोई भी बीच में आकर अब्बास को रोकने तक की कोशिश नहीं कर रहा था। अब्बास सर एकदम सही कह रहे हैं। भाई को लग रहा है कि वो बिना चुनाव लड़े ही प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन इसे मालूम थोड़ी है कि मैडम खुद अपने आप में रानी से कम थोड़ी है। शहनाज मैडम इतनी सुंदर लड़की, और जब वो अब्बास सर के साथ आएंगे ना तो इनकी जोड़ी लगेगी जैसे आसमान से उतरी, एकदम हूर परी, क्या कहें, एकदम हीर रांझा से भी ऊपर की जोड़ी होगी आप लोगों की। सर सही बता रहे। ये बात सुनते ही अब्बास का मूड तो काफी अच्छा हो गया है। उसकी छाती चौड़ी हो गई। अब्बास सर वो देखो, शहनाज मैडम आ गई। अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर अब्बास की ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही अब्बास ने फिर से अपने चेहरे पर गुस्सा हटा लिया और वो जेंटलमैन की तरह दिखाई देने लगा। इधर शहनाज अपने लिए एक छतरी लेकर आई हुई थी। उसने भी एक हाफ स्लीव की शॉर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे और उसके साथ स्पोर्ट्स जूते भी। उसकी आंखों में काफी अच्छी तरीके की खुशबू नजर आ रही थी, काफी बड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने काजल लगाया हुआ था। वो सच में बेहद खूबसूरत दिख रही थी, जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो। हेलो शहनाज मैडम, मैं ही हूँ अब्बास। अब्बास ने अपने आप को शहनाज से मिलवाते हुए कहा। हेलो, मेरा नाम शहनाज है। शहनाज ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। राधिका। अचानक से लकी भी उन दोनों के बीच में आ गया और फिर से शहनाज की ओर देखने लगा। वो अपने अंदर के उत्साह को शांत नहीं कर पा रहा था और इसलिए वो दौड़ा दौड़ा चला आया था। ये तुम क्या कर रहे हो? हटो। अब्बास ने बीच में ही लकी को रोक दिया और फिर उसे घूरते हुए देखने लगा। राधिका, मैं हूँ लकी। लकी याद है ना, हमसे मिले थे वहां पे? तुम्हें याद है ना जब हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, तो उस वक्त ज्योति ने तुम्हें परेशान किया था और उससे मैंने तुम्हें बचाकर सबक सिखाया था। फिर तुम्हारी माँ यशोदा यहाँ दिल्ली आई थी और तो तुम्हारे साथ उन्हें मैं लेने चला गया था, याद आया? लकी ने फिर से राधिका को वो सब याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा जो वक्त उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारा था। उसे लग रहा था कि हो सकता था कि राधिका को उसकी माँ के नाम से कुछ याद आ जाए। ये सब क्या बकवास कर रहे हो? निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आ रही इतनी फालतू बात करते हुए? तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम शहनाज को फंसा लोगे? जाओ, ये शेख चिल्ली की कहानियां किसी और को सुनाओ। निकालो इसके यहाँ से। सिक्योरिटी। अब्बास ने फिर से लकी को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा। अरे राधिका, ये मैं हूँ लकी, तुम मुझे भूल कैसे सकती हो? लकी ने उसके सामने फिर से हाथ जोड़ लिए और वो बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगा। अबे कौन राधिका? कैसी राधिका? दिखाई नहीं दे रहा? शहनाज है शहनाज। अब बस बहुत हो गया तेरा। क्या ये तुम्हें जानती है? हाँ शहनाज, जानती है ना? तुम क्या खेल खेल रहे हो ना, मुझे सारा कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अगर आगे और खेलने की कोशिश की ना, याद रखना बहुत मार पड़ेगा। साला कुत्ता। अब्बास ने गुस्से में लकी से कहा और फिर शहनाज के आगे आकर खड़ा हो गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो लकी के ऊपर हाथ उठाने से पहले एक बार के लिए भी सोचने वाला नहीं था। अब्बास छोड़ो उसे, हम लोग डिनर पर चलने वाले थे ना, चलो हमें देर हो रही है। पीछे से शहनाज की आवाज आई। शहनाज को तो ऐसा लगने लगा कि लकी कोई पागल ही आदमी था, लेकिन उसकी बहन तो उससे ये कह रही थी कि उसने उसकी जान बचाई थी और ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मन की माने या फिर अपनी बहन की। फिर उसे लगा कि शायद लकी गरीब है और इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रहा है। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। इधर अब्बास ने प्यार से कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर वो उसे अपने साथ अपनी गाड़ी तक ले आया। राधिका, तुम उसके साथ गाड़ी में नहीं जा सकती, नीचे उतरो, उतरो नीचे। लकी राधिका को गाड़ी में से खींचकर नीचे उतरवाने के लिए उसकी तरफ भागे जा रहा था। निकलो यहाँ से।
शहनाज तुझे जानती तक नहीं और तू है कि अपने आप में पागल हुआ है। मैं अब शहनाज के साथ ना होटल लॉस वेगास पर डिनर के लिए जा रहा हूँ, और वो जगह जहाँ पर तूने पानी पीने का ख्वाब तक नहीं देखा होगा। अब समझ में आया तेरे और हमारे बीच का अंतर कितना है? अगर पीछा करने की कोशिश की ना, अंदर करवा दूंगा साले। अब्बास ने उसे फटकार लगाते हुए कहा और फिर उसे धक्का दे दिया और खुद आकर सीट पर बैठ गया। फिर उसने अपनी गाड़ी चालू की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। क्या बात है लकी, मिल लिए आज शहनाज मैडम से। लेकिन यार उन्होंने तो तुम्हें पहचाना नहीं, ऐसा कैसे हो गया भाई? देखा तुमने अब्बास सर कितनी बड़ी गाड़ी लेकर आते हैं, लेकिन तुम्हें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। तुम भी तो बस से आए हो। चलो अब्बास सर तो मैडम को इतनी बड़ी जगह पर खाने खिलाने के लिए ले जा रहे हैं, जहाँ पर हम तीनों अगर अपनी तनख्वाह भी मिला देना तो साला पेट भर खाना नहीं खा पाएंगे। मानो अगर मैडम तुम्हारे साथ खाने के लिए कहीं पर जाना चाहे, तुम उन्हें कहाँ लेकर जाओगे? ठेले पर। बात करता है। लकी को सब लोग ताना मार रहे थे और वो भी उनके तानों को अच्छी तरीके से समझ पा रहा था, लेकिन वो उनमें से किसी से भी कुछ कहना नहीं चाह रहा था। उसे बस अपने दिल में और ज्यादा बेचैनी महसूस होनी शुरू हो गई। जैसे ही उसने देखा कि उसकी राधिका किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई तो उसे बहुत बुरा लगा। वो इस चीज का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब जब उसे राधिका मिल ही गई थी तो वो उसे हो कैसे सकता था? जब आज उसने फिर से राधिका को देखा तो उसके मन में ये विश्वास मजबूत हो गया कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी राधिका थी। राधिका, तुम उस आदमी के साथ डेट पर नहीं जा सकती हो, लकी ने कहा। लकी ने देखा कि वहां पर कुछ एक साइकिल खड़ी थी। उसने तुरंत वहां पर से एक साइकिल उठाई और भाग गया। पीछे पीछे वो गार्ड भी चिल्ला रहा था और वो साइकिल छुड़वाने के लिए भाग रहा था, लेकिन तब तक तो लकी उनसे आगे निकल गया। साला सच में एक नंबर का फटीचर है भाई, जो खुद अपनी साइकिल नहीं खरीद सकता, वो मैडम के साथ घर बसाने के सपने देख रहा है। अब क्या मैडम को साइकिल पर लेकर घूमेगा? बात करता है। लेकिन लकी के कानों में उसकी ये बात नहीं पहुंच पाई। उससे पहले ही वो काफी आगे निकल चुका था। मध्यम बारिश में वो साइकिल चलाए जा रहा था और सीधा उस होटल के बाहर आ गया जहां पर अब्बास राधिका को खाना खिलाने के लिए लेकर आया था। होटल लॉस वेगास जयपुर के सबसे बड़े होटल्स में से एक था। जो लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए आते वो ज्यादातर लोग अपर क्लास के ही होते। यहाँ पर पार्किंग में भी लग्जरी गाड़ियां से नीचे कोई गाड़ियां नहीं लगी थी। अब लकी, जो कि आधा भीग चुका था, वो अपनी साइकिल चलाते हुए वहां पहुंचा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे लगाए तो लगाए कहाँ। जब वो अपनी साइकिल लगाने के लिए जगह ढूंढ रहा था तो लोग भी उसे घूरते हुए देख रहे थे। क्या बेवकूफ आदमी है यार, यहाँ पर साइकिल से खाना खाने के लिए आ गया। हाँ, वो तो मैंने भी देखा, पुरानी दिख रही है साइकिल यार। ऐसी साइकिल तो सारा चपरासी की होती है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ खाना खाने के लिए आया है, मुझे तो लग रहा है काम मांगने के लिए आया होगा। मैंने सुना है यहाँ पर लेबर वर्क के लिए ना भी काफी वैकेंसी निकली हुई है, हो सकता है उसी काम के लिए आया हो। लकी ने उनमें से किसी की बात नहीं सुनी और अपनी साइकिल होटल के सामने खड़ी करके एक दीवार के सहारे खड़ी कर दिया और फिर होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हाँ भाई, कहाँ जाना है? इतने में उस गेट पर गार्ड ने उसे रोक दिया। लकी एक बेघर आदमी जैसा दिख रहा था और उसकी हालत देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो यहाँ खाना खा नहीं सकता था। उसके कपड़े भी अभी भीगे हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में गार्ड उसे अंदर तो नहीं जाने देने वाला था। मेरी गर्लफ्रेंड अंदर बैठी हुई है, मुझे अंदर जाना है, लकी ने कहा। उसे लगा कि अब्बास के साथ राधिका यहीं बैठी हुई थी और अब उसका दिल और बेचैन हुए जा रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो गार्ड लकी को अंदर जाने देता या उसे बाहर से ही वो भगा देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए समिली सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी शहनाज के इंतजार में दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन इतने में वहां पर अब्बास आ गया और उसे घूरते हुए देखे जा रहा था। फिर जैसे ही गार्ड्स ने उसे बताया कि वो यहाँ शहनाज से मिलने आया था तो अब्बास को उसके ऊपर गुस्सा आ गया और उसने उसे सुनाना शुरू कर दिया। इतने में शहनाज वहां पर आ गई। लकी ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अब्बास के साथ निकल गई। लकी से रहा नहीं गया और वो भी उसके पीछे पीछे उस होटल में पहुंच गया जहाँ पर अब्बास और शहनाज आए हुए थे। मेरी गर्लफ्रेंड अंदर है, मुझे जाने दो। गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड भाई? उस गार्ड को विश्वास नहीं हो रहा था।
कि उस टीचर की गर्लफ्रेंड भी यहाँ खाना खाने के लिए आ सकती है। क्या सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है? हाँ, उस गार्ड ने फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा। हाँ हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही अंदर गई होगी। वो यहाँ पर किसी अब्बास नाम के आदमी के साथ आई थी, लकी ने कहा। अच्छा, तुम्हारा मतलब है अब्बास जीरापुर वाला। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो लड़की अब्बास सर के साथ आई है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम किसी भ्रम में जी रहे हो भाई? अगर तुम्हें अंदर जाने दिया ना तो सारे लोग भाग कर वापस बाहर आ जाएंगे। अरे सच में मेरी गर्लफ्रेंड है यार वो, लकी ने कहा। अच्छा, तो वो तेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो तुम ना किसी कोने में जाकर खड़े हो जाओ और उनके बाहर आने का इंतजार करो। जब वो बाहर आए तो उनसे मिल लेना। अब चलो हटो यहाँ से, हमारा बिजनेस खराब मत करो, देख लो। ये सब होते हुए शहनाज अंदर से देख पा रही थी, जो कि अंदर अब्बास के साथ टेबल पर बैठी थी। अब उसे लकी के ऊपर दया आ गई। उसने उसे जैसे ही उसका ये रूप देखा तो उसे डर लग रहा था। वो तो जानती थी कि राधिका नहीं थी और ना ही वो इस मामले में अब उसकी मदद कर सकती थी। इधर अब्बास ने जब देखा कि शहनाज बाहर की तरफ देख रही थी और उसकी नजर पिघली हुई सी नजर आ रही थी तो उसने धीरे से उसे बुलाया। शहनाज फिर से घूमी और उसने खाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब्बास शहनाज के पास आया और बोला, यहाँ पर ना कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूं? शहनाज ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया था। अब्बास की गाड़ी में बैठने के बाद से लेकर अब तक वो 1 घंटे से ज्यादा उसके साथ रह चुकी थी, लेकिन शहनाज को इस बात का एहसास भी हो चुका था कि वो अब्बास से ज्यादा कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। वो खाने के बाद ये उसे बता देने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने शीशे के दरवाजे के पीछे लकी को खड़ा हुआ देखा तो वो अंदर से परेशान और विचलित सी महसूस करने लगी। लकी ने जैसे ही उसे देखा तो वो बाहर से कहे जा रहा था कि उसे डरने की जरूरत नहीं थी, वो और कोई नहीं बल्कि उसका ही लकी था। भले ही शहनाज को उसकी आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो उसके होठों को तो ठीक ठाक पढ़ पा रही थी। लेकिन उसके साथ में लकी को देखकर डर लग रहा था। शहनाज, तुम चिंता मत करो, मैं अभी शादी को बाहर करवा देता हूँ। साला यहाँ तक आ गया, अब्बास ने उसे शांत करवाते हुए कहा। उसके बाद उसने गुस्से भरी नजरों से लकी को देखा और फिर खड़ा होकर बाहर की तरफ आने लगा। अब्बास ने मैनेजर को अपने साथ लिया और वो दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने लकी की तरफ इशारा किया और बोला, इस आदमी को अभी के अभी मेरी निगाहों से दूर करो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इसने मेरे और शहनाज का सारा डिनर खराब कर दिया है। मैनेजर ने भी उसकी बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कुछ एक गार्ड्स को लेकर लकी की तरफ आ गया। गार्ड्स ने लकी को पकड़ लिया। उनमें से कुछ ने उसके ऊपर डंडा चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने लकी के पैर पकड़ लिए। उन्होंने उसे पैरों से उठाया और सीधा बाहर फेंकने के लिए तैयार करने लगे। छोड़ो मुझे, जाने दो। राधिका, मैं लकी हूँ, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, मेरी बात तो सुनो राधिका। लकी अभी भी पागलों की तरह चिल्लाया जा रहा था। उस वक्त उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि राधिका उसे माफ कर दे। जब अब्बास ने देखा कि सिक्योरिटी वाले लकी को ऐसे कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे तो उसे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था खुद पे। वो जानता था कि शहनाज किसी बड़े शख्स की बेटी थी और उस तक पहुंचने के लिए अपने आप को उसके बराबर तो करना जरूरी था। ऐसे में कोई भी फटीचर सा आदमी शहनाज के साथ में रहने के सपने भला कैसे देख सकता था। छोड़ दो उसे। ठीक इसी वक्त शहनाज की आवाज आई और वो लकी के ऐसे पागल रूप को देखने लगी। वो डरी हुई तो थी, लेकिन वो जानती थी कि लकी उसके अंदर अपनी खोई हुई प्रेमिका को देख रहा था और इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका मन लकी की तरफ थोड़ा सा तो झुकने लगा था। इस वक्त ढेर सारे सिक्योरिटी वालों ने उसे पकड़ा हुआ था और उसके साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे, आगे की कर ही रहे थे। इतने में किसी ने उसे हवा में भी उठा लिया और ये सब देखने में इतना बुरा लग रहा था कि किसी को भी उसके ऊपर दया आ सकती थी। हाँ शहनाज, लेकिन ये आदमी। अब्बास शहनाज को इस बात पर राजी करने की कोशिश में लगा था कि लकी सिर्फ एक मेंढक था जिसे इस तरह का सबक सिखाए जाने की सख्त जरूरत थी। लेकिन जैसे ही उसने ऐसे शहनाज का घबराया हुआ रूप देखा तो वो खुद भी अंदर से डर गया कि कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। इसलिए वो उसके आगे कुछ नहीं बोला। उसने तुरंत अपने आदमी को दूसरी दिशा में घुमाया और बोला, देखो मैंने तो तुमसे जो कहा है, मुझे लगा है हो सकता है कि ये तो तुमसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा हो। अब हम इसे पैसे नहीं दे सकते ना, लेकिन हाँ फिर भी तुम चाहो तो हम इसको अपने साथ खाने के लिए बुला सकते हैं, ले आओ। अब्बास समझ गया था कि शहनाज काफी नाजुक थी और उसका दिल भी काफी बड़ा था। अब ऐसे में वो लकी के साथ जो कर रहा था उसका असर लकी के ऊपर नहीं बल्कि उसके ऊपर होने वाला था। इसलिए उसने शहनाज के दिल की इस
आदत को पकड़ लिया और वो भी वैसे ही व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था जैसे शहनाज कर रही थी। ऐसा करके वो जल्द से जल्द उसके दिल में जगह बनाना चाहता था। अरे छोड़ दो उसे, नीचे उतार दो, उतारो नीचे। अब्बास ने चारों गार्ड्स की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा। उन चारों ने उसकी आवाज सुनते ही लकी को फिर से नीचे रख दिया। लकी जैसे ही नीचे उतरा और अपने पैरों के ऊपर खड़ा हुआ तो वो भागता हुआ फिर से शहनाज यानी कि राधिका की दिशा में आने लगा। राधिका! इधर जैसे ही शहनाज ने उसे अपनी तरफ आते हुए देखा वो भागकर अब्बास के पीछे जाकर छिप गई। वो लकी से अभी भी घबरा रही थी और उसकी घबराहट की वजह अब्बास को सुकून दे रही थी। उसे लग रहा था कि ये उसके लिए एक अच्छा संकेत था। रुक जाओ, वहीं रुको। अब्बास ने अपना हाथ उठाया और लकी को बीच में ही रोकते हुए कहा। इसके बाद उसने गहरी सांस ली और लकी की आंखों में आंखें डालकर बोला, देखो मैं तुम्हें फिर से ये बात बता देना चाहता हूँ, ये राधिका नहीं है, इसका नाम है शहनाज। तुम्हें कोई भ्रम हो गया है, लेकिन किसी भी तरह के भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि राधिका नहीं है। मेरी बात समझ में आई? समझ रहे हो ना? लेकिन लकी उसकी दिशा में नहीं देख रहा था। वो तो अब्बास के पीछे छिपी हुई राधिका को देख रहा था। वो उसे देखकर काफी उदास महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधिका को आखिर ये मान लेने में क्या दिक्कत थी कि वो राधिका ही थी और कोई नहीं। इसका लकी के ऊपर बहुत गंदा असर पड़ रहा था। इसके अलावा वो लकी को पूरी तरह से कैसे भूल सकती थी। लेकिन फिर लकी को ये लग रहा था कि अगर उसे इस होटल में अभी कुछ देर के लिए टिके रहना था तो उसके पास में अब्बास की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लकी ने और एक बार शहनाज की तरफ देखा और फिर अब्बास की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, अब एक बार और मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो शहनाज कितनी डरी हुई, देख रहे हो ना? तुम उसे और मत डराओ और चाहो तो हमारे साथ आकर खाना खा सकते हो। अब्बास ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा और फिर शहनाज को लेकर होटल के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन इतनी देर में भी लकी की नजर शहनाज के शरीर पर से हटने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। और जब वो अब्बास और शहनाज के साथ में एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था तो सब लोगों की नजर बस उन तीनों को घूरे जा रही थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। जो तुम्हें मंगवाना है ना मंगवा लो। देखो तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं और शहनाज तुम्हें अपनी तरफ से ट्रीट दे रहे हैं, इसलिए दिल खोल कर खाओ। अब्बास ने लकी से कहा और फिर वेटर को बुला लिया। वेटर ने उसकी तरफ देखा और फिर उससे ऑर्डर लेने के लिए पूछने लगा। इधर अब्बास को इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी कि कम से कम वो लकी जैसे बेवकूफ का इस्तेमाल करके अपना इंप्रेशन शहनाज के ऊपर तो अच्छा जमा सकता था। लेकिन लकी का ध्यान ऑर्डर के ऊपर नहीं था। वो तो अभी भी राधिका यानी कि शहनाज को देख रहा था और उसने उससे पूछा, शहनाज तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? क्या तुम खाना खाना नहीं है तुम्हें? हाँ? अब्बास ने इतना सुनते ही गुस्से में लकी की तरफ देखते हुए कहा। वो सच में एक बहुत जिद्दी लड़का था। ऐसे में अब्बास को उसके ऊपर फिर से गुस्सा आने लगा। शहनाज ने एक बार के लिए अब्बास को देखा और अब्बास ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। उसके बाद शहनाज ने लकी की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं आज से पहले मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। मेरा नाम शहनाज है, राधिका नहीं। भले ही शहनाज ने लकी को ये नहीं बताया कि उसकी याददाश्त चली गई थी। उसकी नजर में लकी एक अजनबी इंसान था और उसे अजनबी लोगों से बात करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। अब इधर लकी फिर से खोया खोया सा महसूस करने लगा। वो देख पा रहा था कि शहनाज की आंखों में ये सब कहने के बाद जरा भी मलाल नहीं था। वो देख रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो राधिका नहीं थी। लकी के दिल में पहली बार इस तरह का ख्याल उपजा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक जैसे दिखने वाले दो लोग एक ही उम्र के कैसे हो सकते थे। उसे फिर से लगने लगा कि राधिका उसकी परीक्षा लेने की कोशिश कर रही थी। लकी को लगने लगा कि शायद वो उसकी परीक्षा ही ले रही थी। तुम ऑर्डर नहीं दे रहे? भूख नहीं लगी क्या? देखो अगर भूख नहीं लगी है तो उठो और निकलो यहाँ से। मेरे और शहनाज के बीच में जो मीटिंग है ना, प्लीज खराब मत करो इसे। बीच में अब्बास ने थोड़े से कड़वे लहजे में लकी से कहा, देखो चिंता मत करो, ये तुम्हारे साथ ना डेट नहीं करने वाली। ये सिर्फ तुम्हारे साथ खाना खाने आई है। इससे ज्यादा ये तुम्हारे साथ कुछ करने वाली नहीं है। लकी ने अब्बास को जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? अब्बास को लकी का ये लहजा सुनने के बाद गुस्सा आ गया। लकी वैसे भी एक सड़क छाप सा आदमी दिखाई दे रहा था और ऐसे में इतने बड़े आदमी के सामने उसी के टेबल पर बैठकर उस तरह की बातें कैसे कर सकता था। वो अब्बास को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही अब्बास चिल्लाया अचानक से उसे एहसास हुआ उसने शहनाज को डरा दिया। इसलिए उसने शहनाज की तरफ देखा और बोला,
शहनाज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें डरा दिया। मैं सच बता रहा हूँ, ये तुम्हें डेट नहीं करने वाली है, क्योंकि तुम इससे ना डिजर्व नहीं करते हो, समझे? लकी ने फिर से उसे कहा। अब्बास को फिर से गुस्सा आने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अब्बास फिर से लकी को उठाकर यहाँ से बाहर फेंकवा देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सबलीन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब्बास ने जब लकी को दरवाजे के बाहर खड़ा देखा तो उसे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैनेजर की मदद से उसने उठवा लिया था और पिटवाने भी लगा था, लेकिन इतने में शहनाज बाहर आ गई और उसकी शक्ल पर लकी के लिए अब्बास रुक गया था। इसके बाद शहनाज को खुश करने के लिए उसने लकी को अपने साथ बैठने को कह दिया, लेकिन लकी वहां भी सिर्फ राधिका के लिए ही बात किए जा रहा था। इस बात पर अब्बास और लकी में लड़ाई भी हो गई। मैं जो कह रहा हूँ ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, तुम इस लड़की के तो लायक ही नहीं हो। लकी ने फिर से कहा। एक शब्द और बोला ना, जान ले लूंगा, अब्बास ने गुर्राते हुए कहा। इतने में ये सब देखकर शहनाज थोड़ा डर गई। तुम ठीक हो? लकी ने उसकी चिंता करते हुए पूछा। अरे अच्छा, तुम्हें बड़ी परवाह है ना शहनाज की? अरे हाँ शहनाज, मैंने तुम्हारे गार्ड से सुना कि आदमी आजकल तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार करता है। ये सिर्फ तुम्हें देखने के लिए अपना सारा काम काज छोड़ कर ना आ जाता है वहां पे। लेकिन मैं जानता हूँ, ये जो तुमसे चाहता है ना, ये तुमसे हो नहीं पाएगा। कितना बेकार बात है ना, आदमी को अपनी औकात के हिसाब से सब कुछ मांगना चाहिए। जैसे ही वहां बैठे दूसरे लोगों ने इस खबर को सुना तो उनके कान खड़े हो गए और सब के सब उन लोगों को देखने लगे। मैं शहनाज को बहुत पसंद करता हूँ और ये बात उन्हें मनवाना चाहता हूँ कि वो राधिका है, तो इसमें दिक्कत क्या है? लकी ने बोला। लेकिन लकी की ये बात सुनते ही फिर वहां बैठे सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे। अरे सुनना, तूने सुना? ये लड़का इन मोहतरमा के पीछे पड़ा है। साला फटीचर कहीं का, जानता नहीं है जिस परिवार की लड़की को पसंद कर रहा है वो अपने आप में कितना बड़ा परिवार है। हाँ, पर हो सकता है कि जब से दर्शन जी ने लोगों के बीच में ये बात रखी है कि वो शहनाज की शादी करवाना चाहते हैं, तब से उनके घर के आसपास वैसे भी लड़कों की तो लाइन लगी हुई है। मैं रोज देखता हूँ, कितने भी लड़के तो जीव लड़काए बैठे हुए। ये देखो, पास ही कल मैंने देखा एक लड़का 4-5 लड़कों के साथ आकर चक्कर काट रहा था घर के। अब लेकिन वो सिर्फ आगे नहीं जाते क्योंकि उन्हें मालूम है कि शहनाज का परिवार कितना बड़ा है और मजबूत परिवार है। अब ऐसे में इस फटीचर को लग रहा है कि इसका नंबर आ जाएगा। अरे भाई, लॉटरी नहीं है शादी, समझे? और मुझे ना लगता है ना कि तुम्हें समाज में लोगों ने इतना ज्यादा दबाया है ना कि तुम पागल हो गए हो। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे लिए। अब्बास ने भी लकी के ऊपर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा और वो हंसते हुए उसे देखे जा रहा था। इतने में उसने फिर से मैनेजर को अपने पास बुलाया और बोला, सुनो, इस आदमी को यहाँ से अभी के अभी बाहर निकालो। मैं और शहनाज तो सोच रहे हैं कि गरीब आदमी है, पेट भर खाना खा लेगा तो इसका दिमाग शांत हो जाएगा, लेकिन आदमी तो एक नंबर का पागल ही है। ये बिना मतलब का बहस किए जा रहा है। इतने में मैनेजर ने फिर से अपने कुछ गार्ड्स को लकी को बाहर निकालने के लिए बुला लिया। मैं यहाँ तुमसे नहीं, शहनाज से बात करने के लिए बैठा हूँ और शहनाज ने अभी तक अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है। क्या तुम उन्हें बोलने का मौका नहीं दोगे? लकी ने भी तेज आवाज में पूछा और फिर उसने शहनाज की तरफ देखा और बोला, शहनाज, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? अच्छा, तो अब तुम्हें शहनाज के मुंह से ये सुनना है जो मैंने तुमसे कहा। कितना बेशर्म आदमी है यार शहनाज। अब जरा तुम इस आदमी को यहाँ से उठने के लिए बोल दो यार, वरना मैं इसका ना कॉफी यहीं उठवा दूंगा, कसम से बता रहा हूँ। अब्बास ने फिर से शहनाज की तरफ देखते हुए कहा। सब लोगों की आंखें अब शहनाज के ऊपर जाकर टिक गई थी। हर कोई बस उसे ही देखे जा रहा था। कुछ लोग तो अपनी मूंछों पे हंसे जा रहे थे। वो देख रहे थे कि लड़का कितना फटीचर था और लड़की इतनी रईस। ऐसे में लड़की क्या जवाब देने वाली थी, इस बात का अंदाजा तो सभी लोगों को था। कर सकते हैं, शहनाज ने धीरे से कहा। वो लकी की आंखों में उसकी दृढ़ता को देख पा रही थी। उस लड़के की आंखों में एक तरह की जिद थी जिससे शहनाज भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, और ना ही वो ये भी देख सकती थी कि वहां पर बैठे जो लोग मजाक उड़ा रहे थे
उसका लकी को बुरा लग रहा था। उसके अलावा उसने शिरीन को बहुत ही मुश्किल वक्त से बचाया था और इसलिए शहनाज के दिल में उसके लिए थोड़ी सी दया जाग गई थी। जैसे ही शहनाज ने अपनी बात रखी तो बाकी लोग हक्के बक्के रह गए और बस उसे देखे जा रहे थे। उसके बाद वो लोग बारी बारी से अब्बास का चेहरा देख रहे थे। क्या शहनाज, ये तुम आदमी से बात? अब्बास खुद भी शहनाज को चौंकी हुई नजरों से देख रहा था, लेकिन वो इसमें और ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। फिर उसने आसपास के लोगों को देखा तो पाया कि उनके चेहरे पर हंसी चिपक गई थी। अब सब लोग अब्बास पर हंस रहे थे। मैंने कभी अपना बॉयफ्रेंड चुनने में किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। ये भी एक लड़का मुझसे बात कर सकता है, मुझे मना सकता है। हाँ, मैं इसकी बात सुनकर मानूंगी या नहीं मानूंगी ये अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं इसको बात करने का मौका ही नहीं दूं। शहनाज ने बाकी लोगों से कहा। जैसे ही अब्बास ने शहनाज के मुंह से वो शब्द सुने तो शहनाज की बात के पीछे छिपे हुए मतलब को समझ गया। वो सिर्फ उस आदमी के ऊपर दया दिखाने की कोशिश कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि अब इस आदमी की लोगों के बीच में और बेइज्जती हो। ये सब सोचकर वो और सुकून में आ गया। फिर उसने लकी की तरफ देखा और बोला, हाँ तो अब जब शहनाज ने कह दिया है तो तुम उससे बात कर सकते हो, तो मेरे पास और कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया। अब अच्छी बात है कि तुम खुद भी एक आदमी हो और इनसे बात कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब समझ नहीं बैठना कि तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है। मैं खुद भी शहनाज को पसंद करता हूँ, उससे बात करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं इस लड़के की तरह चेप नहीं हूँ। वैसे भी मुझे मालूम है कि इन दोनों के बीच बातचीत से कुछ निकल कर आने वाला नहीं है। अब्बास ने कहा। बाकी लोगों ने जब उसकी बात सुनी तो हाँ में अपना सिर हिला दिया। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि शहनाज जैसी कोई लड़की तुम्हारे साथ आए तो तुम्हारे अंदर इतनी तो ताकत होनी चाहिए कि तुम उसे अपने साथ लेकर आ सको। अगर वो तुम्हारे साथ आ भी जाएगी ना तो तुम उसका खर्च तो नहीं उठा सकते हो, समझे क्या? अब्बास ने कहा। तुमने जितना सोचा नहीं होगा ना उससे ज्यादा पैसे हैं मेरे पास, और इसका ध्यान कैसे रखना है ना ये मुझे तुमसे सीखने की तो खैर जरूरत नहीं है, लकी ने कहा। ये सुनते ही अब्बास एक पल के लिए तो सन्न रह गया, लेकिन अगले ही पल उसे इतनी जोर से हंसी आई कि वो तालियां पीट पीट कर हंसने लगा। अच्छा, अगर तुम अभी अपनी जेब से ना 1000 रुपए भी निकाल कर दिखा दो ना तो मैं तुम बात मान जाऊंगा कि तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा पैसे हैं। बोलो तो मैं निकाल पाओगे? अब्बास ने कहा। मैं इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता वो बीच में ही अटक गया। अचानक से उसे याद आया कि उसका बैंक का कार्ड उसके घर वालों ने कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया था और उसके अलावा उसके हाथ में और पैसे नहीं थे। बोलो ना, चलो कोई बात नहीं, कैश नहीं है तो खाते में तो दिखा दो, या फिर 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है ना। हाँ चलो 500 ही दिखा दो। जब अब्बास ने लकी को इस तरह से वहां पर सिर्फ खड़ा हुआ देखा तो हंसने लगा। दरअसल बात यह है कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है और अभी मैं उससे कोई पैसा नहीं निकाल सकता हूँ, लकी ने कहा और फिर माफी भरी नजरों से शहनाज की तरफ देखने लगा। अरे बाप रे बाप, हो सकता है इस लड़के का अकाउंट इसलिए फ्रीज हो गया हो क्योंकि उसने कहीं पर पेमेंट ही ना किया हो। हाँ, अब ऐसे में तो इसका और अब्बास का तो कोई मुकाबला नहीं, ये उसके सामने कहाँ खड़ा हो सकता है। लकी उन सब लोगों की बात सुन रहा था जो उसके सामने इस तरह की बात कर रहे थे। उन्हें खुद भी लकी परेशान नजर आ रहा था और उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे खाते में खूब सारा रुपया है, लेकिन बस बात इतनी है कि मेरा खाता फ्रीज हो चुका है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि तुम्हारा खाता फ्रीज हो चुका है, तुम्हारे खाते में खूब सारे पैसे होंगे, ठीक है। अब्बास ने उसे ऐसे चिढ़ाया जैसे वो किसी बच्चे से बात कर रहा हो। जैसे ही उसने इतनी बात की और उसके बाद लोगों को उसने देखा तो सब लोग हंसने लगे, लेकिन लकी को उन सब लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन उसने एक बार के लिए शहनाज को देखा और फिर उसने उससे अपनी नजरें हटा ली। लकी काफी घबरा गया था। शहनाज को लग रहा था कि लकी झूठ बोल रहा था। अगर तुम शहनाज के पीछे पड़े हुए हो तो कम से कम तुम्हारी जेब में इतना पैसा तो होना चाहिए ना कि तुम उन्हें ठीक से खाना खिला सको। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग ही ठीक नहीं है। अब तुम खुद बताओ कि बिना पैसों के तुम शहनाज को क्या खिला पाओगे भाई? अब्बास ने फिर से लकी को छेड़ते हुए कहा, मैं उन्हें अच्छे से खिला सकता हूँ, तुम्हें इस बात की ना परवाह करने की जरूरत नहीं है, समझे? लकी ने फिर से गुस्से में कहा, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो अब तुम जब कह ही रहे हो तो तुम अपनी तरफ से शहनाज को डिनर पर इनवाइट कर सकते हो। वैसे भी मेरे साथ तो अभी तक शहनाज ने कुछ ज्यादा खाया नहीं है, तो बोलो
क्या तुम उन्हें खिला सकते हो? और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपनी तशरीफ उठाओ और यहाँ से अपने कमरे के लिए रवाना हो जाओ, समझे क्या? अब्बास ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, वो मैं लकी ने तुरंत अपनी जेब को टटोला। उसकी जेब में इस वक्त सिर्फ 10 रुपए बचे थे। वो खुद 10 रुपए में इस बिल्डिंग में तो क्या, इस बिल्डिंग के बाहर भी नहीं खा सकता था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। जब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया तो लकी ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाले और वो बस वहां से उठने ही वाला था। फिर लकी अपनी जगह से खड़ा हुआ कि सब लोग समझ गए कि वो जाने वाला था। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लकी ने कहा। उसने ये बात सबको सुनाते हुए कही। भले ही उसके पास जमाने भर की दौलत थी, लेकिन फिर भी वो शहनाज के सामने इस तरह से बेबस सा खड़ा नहीं रह सकता था। वो अपने आप को उसके सामने सच्चा साबित करना चाहता था, इसलिए उसने शहनाज की ओर देखा और बोला, मेरा इंतजार करना शहनाज, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें इससे भी अच्छा खाना खिलाऊंगा। इसके बाद लकी अब्बास की तरफ घूमा और बोला, अबे तुम इसे खिला सकते हो, लेकिन मैं वापस आऊंगा और इसे तुमसे भी अच्छा खाना खिलाऊंगा। इतना बार कहने के बाद लकी पलटा और बिल्डिंग से बाहर आ गया। फिर उसने अपना फोन निकाला और तुरंत रुस्तम को फोन मिला दिया। अब वो सिर्फ और सिर्फ रुस्तम से ही इस बात की मदद मांग सकता था कि उसके परिवार वाले उसके ऊपर वो बैन हटा दे ताकि वो राधिका को अच्छे से अच्छा खाना खिला सके। लेकिन रुस्तम का फोन बिजी ट्यून सुनाई दे रहा था। लकी ने 3 बार उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन रुस्तम ने उसका फोन नहीं उठाया। इसके बाद लकी ने वसीम को भी किया, लेकिन यहाँ तक कि काशीनाथ को भी, लेकिन रुस्तम की तरह किसी ने भी उसका फोन नहीं उठाया। रुस्तम ने ये बात पहले ही लकी को सामने साफ कर दी थी कि जब तक वो राधिका की तलाश में लगा रहेगा तब तक परिवार वाले और परिवार वालों से जुड़े लोग उसकी मदद नहीं करेंगे। लकी के परिवार का डिसिप्लिन बहुत मजबूत था और कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता था। वैसे भी वो लोग लकी के कारोबार में छोटा मोटा काम संभालते थे। ऐसे में वो परिवार की कही बात का कैसे उल्लंघन कर सकते थे। लेकिन लकी इस बात पर बहुत गुस्सा हो रहा था और उसने अपने सामने बनी दीवार पर मुक्का मारा। हालांकि उसे अपने हाथ में इतना दर्द नहीं हो रहा था जितना कि उसे अपने दिल में हो रहा था। अब आगे क्या होने वाला था, कैसे मनाता लकी शहनाज को? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी और अब्बास के बीच में जोरदार बहस शुरू हो चुकी थी। वो उसे वहां से भगाने की कोशिश में लगा था, लेकिन लकी भी इतनी जल्दी शहनाज को छोड़कर जाने वाला नहीं था। आखिर में अब्बास ने उसे शहनाज को खाना खिलाने का चैलेंज दिया तो लकी की हालत खराब हो गई। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो उठकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने रुस्तम को, वसीम को, यहाँ तक कि काशीनाथ को भी फोन किया, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं था। जब किसी ने उसका फोन नहीं उठाया तो लकी को गुस्सा आने लगा। लकी सिर्फ अपनी किस्मत को कोसे जा रहा था। जब राधिका नहीं थी तो उसके पास ढेर सारा पैसा था, लेकिन जैसे ही राधिका उसकी जीवन में वापस आई तो अब उसके पास पैसे नहीं रहे। वो राधिका को खाना नहीं खिला सकता था। लकी अपने बिल्डिंग से बाहर आ गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी और छटपटाहट महसूस हो रही थी। उसे अपनी जेब में रखा 10 रुपए का नोट बाहर निकालने का मन किया। उसने उस नोट को देखकर बुरा लग रहा था। अग्रवाल परिवार के वारिस की जेब में सिर्फ 10 रुपए बाकी रह गए थे। भुट्टे ले लो, भुट्टे, गर्मा गर्म भुट्टे, भुट्टे खा लो। तभी लकी को किसी की आवाज आई। वो आवाज किसी औरत की थी। होटल के पास वाले चौराहे पर से वो आवाज आ रही थी। उसने देखा कि वहां पर बाल बांधकर एक लड़की सिगड़ी पर भुट्टे सेक रही थी। उसके आसपास कुछ एक लोग खड़े थे। हल्की बारिश की वजह से वो भीग गई थी। लकी के दिमाग में उसे देखकर किसी का नहीं बल्कि राधिका की माँ का ही ख्याल आया। जब यशोदा जी दिल्ली आई तो लकी ने उन्हें विश्राम गेस्ट हाउस में कमरा दिलवाने में उनकी मदद की थी। तब उन्होंने लकी को राधिका से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। वो किस्सा राधिका के बचपन का था। यशोदा ने बताया था कि जब राधिका छोटी थी तो यशोदा को खेत पर काम करने के लिए जाना होता था और ऐसे में वो राधिका को अकेले घर पर छोड़ जाती थी। तब राधिका भी छोटी ही थी और उसने जितनी समझ नहीं थी। उसने बाकी बच्चों से सुना था कि उनके माँ बाप उन्हें कचौरी, समोसे और महंगी मिठाई खिलाने के लिए बाहर ले जाया करते थे। वो बताते थे कि गांव में जो मिठाई मिलती थी वो बहुत ही टेस्टी होती थी, लेकिन राधिका कभी उस मिठाई का स्वाद नहीं चख पाई।
एक दिन जब वो वापस अपने घर आई तो उसने यशोदा से जिद करते हुए कहा कि उसे भी बाकी बच्चों की तरह मिठाई खानी है। उसने यशोदा से जिद की कि वो अभी की अभी उसे मिठाई खिलाए। बेटा मेरी बात तो समझ, मैं तेरे लिए अभी मिठाई नहीं खरीद सकती हूँ, उसमें और हम में बहुत फर्क है बेटा। यशोदा ने राधिका को समझाने की कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन वो समझने को राजी नहीं थी। फिर आखिर में जब वो नहीं मानी तो जैसा हो सका उसके लिए एक पीस गुलाब जामुन यशोदा लेकर आ गई थी। राधिका ने उसे खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। जैसे बच्चे बताते थे उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था। उसके बाद से वो यशोदा से जिद करने लगी कि उसे हर हफ्ते एक मिठाई खानी है और वो उससे हर हफ्ते एक मिठाई ला कर देती। एक दिन फिर ऐसा हुआ कि बारिश होने की वजह से राधिका अपने टीचर और बाकी बच्चों के साथ शहीदों की मीनार देखने के लिए गई थी। उसने देखा कि वहाँ उसकी माँ बैठी हुई थी जो वहाँ घर में भुट्टे बेच रही थी। फिर उसने उसकी टीचर से उसे बताया कि एक भुट्टा सिर्फ 1 रुपए में आता है, जबकि एक गुलाब जामुन 4 रुपए में आता है। ये सुनकर राधिका की आंखों से आंसू आ गए। वो बुरी तरह से रोई जा रही थी। वो भागकर अपनी माँ के पास आ गई और उसे कसकर गले लगा लिया। आखिर में उसने खुद भी अपनी माँ के साथ बैठ भुट्टे बेचने शुरू कर दिए। अब राधिका के लिए उस मिठाई में कुछ स्वाद बाकी नहीं रह गया था। वो अपनी माँ की मेहनत की कमाई इस तरह से उड़ा नहीं सकती थी। वो अपनी चाह से भुट्टे बेचने लगी थी। अब भुट्टे में ही उसे मिठास लगने लगी जो अक्सर मिठाई में उसे मिला करती, और कभी कभी तो उन्हें खाकर रोने भी लगती थी। जब लकी को ये घटना दोबारा याद आई तो वो खुद भी उस भुट्टे वाली के पास गया। लो बाबूजी, गर्म भुट्टे ताजे हैं, अभी सिके, बहुत मीठे हैं। जैसे ही उस औरत ने लकी के पैरों की आवाज सुनी तो वो बिना देखे उसकी तरफ देखने लगी और उस भुट्टे के बारे में बताने लगी। लकी ने आखिर में 10 रुपए में देकर 2 कच्चे भुट्टे खरीद लिए। हालांकि एक भुट्टे की कीमत 20 रुपए थी, लेकिन लकी को कम से कम 2 की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी घड़ी उस औरत को दे दी। मैं जब अगली बार आऊंगा ना तो आपको पैसे दे दूंगा और ये घड़ी आपसे वापस ले लूंगा, लकी ने कहा। उसकी आंखें देखकर वो औरत भी समझ गई कि लकी को सच में भुट्टों की जरूरत थी। उसने हाँ कर दी और फिर लकी अपने साथ भुट्टे लेकर फिर से उस बिल्डिंग में आ गया। अरे ये तो वापस आ गया, ये पैसे लेकर आया है। खैर लाया भी होगा तो कितना, यहाँ तो एक आदमी का खाना भी 1500 से नीचे नहीं बैठता, फिर ये तो 2 लोग हैं। अरे ये अपने साथ कौन लेकर क्यों आया है? सब लोगों ने लकी को जब वापस आते देखा तो वो हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लकी अपने साथ भुट्टे लेकर क्यों आ रहा था। तुम काफी देर से इंतजार कर रही थी ना? लकी ने शहनाज की तरफ देखते हुए कहा। क्या बात है बे, इतनी देर लगा दी आने में और लेकर आए हो तो क्या भुट्टा? अब तुम चाहते हो कि शहनाज ये सड़क छाप भुट्टे खाए तुम्हारे साथ? हाँ? अब्बास ने जब लकी के हाथ में भुट्टे देखे तो वो उसे ताना मारने लगा। तुमसे कहा था ना कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शहनाज को ये पसंद है, मैं जानता हूँ। मैनेजर साहब, क्या आप मुझे अपना कुकर इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं? लकी ने मैनेजर से पूछा। मैनेजर साहब, अब जब इस लड़के ने इतनी मेहनत करी ली है तो मुझे लगता है कि इसे मेहनत पूरी करने देनी चाहिए, ठीक है? अब्बास ने शहनाज की तरफ देखते हुए कहा। शहनाज, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं है, चलो मुझे खाना बनाने आता है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाता हूँ, अब्बास ने कहा। और इसके बाद लकी और अब्बास बिल्डिंग के बाहर बनी हुई रसोई में चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद भी वो लोग एक एक करके बाहर आ गए। दोनों के हाथ में एक एक प्लेट थी और उन्होंने अपने प्लेट में शहनाज के सामने रख दी। लकी के प्लेट में उबला हुआ भुट्टा था, जबकि अब्बास की प्लेट में फ्राइड कॉर्न विद फिश थी। अरे बाप रे, ये कैसा आदमी है? इसने तो शहनाज मैडम को भुट्टे खिलाने के लिए बुलाया। सच में बहुत बुरी बात है। मैंने तो कभी सोचा नहीं कि अब्बास जो कि इतना स्मार्ट है उसे खाना बनाना भी आता है यार। देखो प्लेट कितनी सुंदर लग रही है, उसमें सब खुशबू भी इतनी सुंदर आ रही है। हाँ, और इसकी प्लेट देखो एक बार, सिर्फ उबला हुआ भुट्टा लेकर आए। पागल आदमी कहीं का। शहनाज, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का तुम्हें इतनी देर तक भूखा रख देगा, उसके बाद भी खाने के लिए सिर्फ भुट्टे लेकर आएगा। अगर तुम ये सब नहीं खाना चाहती हो तो कह सकती हो, इसमें किसी तरह की जबरदस्ती नहीं है। वैसे मेरे प्लेट में जो मैंने डिश बनाई ना काफी अच्छी है, तुम इसे एक बार ट्राई करके देख सकती हो, अब्बास ने एक मुस्कान के साथ कहा। उसने फिर शहनाज के जायके के बारे में काफी सारी जानकारी निकाल ली थी।
उसे यहाँ मछली खाना काफ़ी अच्छा लगता था। शहनाज अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। वो लकी की तरफ देख तक नहीं रही थी। शायद उसे ऐसा लग रहा था जैसे लकी उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। शहनाज ने अपनी चम्मच उठाई और फिर अब्बास की प्लेट में जो था उसे खाने लगी। उसने धीरे से उसे चबाना शुरू किया और फिर उसे निकल गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच में बहुत अच्छा बना है, मुझे ये बहुत पसंद आया। इस तारीफ को सुनते ही अब्बास मानो चांद पर पहुंच गया और उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी परी ने उसकी तारीफ कर दी थी। अब्बास ने जवाब में कहा, थैंक यू शहनाज, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी डिश पसंद आई है। मुझे सच में ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे अगर तुम चाहो तो इसे पूरा खत्म कर सकती हो, तुम्हें ये उबले हुए कॉर्न खाने की जरूरत नहीं है, अब्बास ने कहा और लकी की तरफ देखने लगा। इधर बाकी लोग जो शहनाज को देख रहे थे वो यही कह रहे थे कि शहनाज सच में काफी अच्छी लड़की थी और उसे अब्बास को ही अपना जीवन साथी चुन लेना चाहिए। लेकिन शहनाज को लगा कि उसे लकी को भी एक मौका देना चाहिए था। आखिर भुट्टे लेकर तो वो आया ही था। भले ही उसे ये भुट्टा खाने का जरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने बेमन एक चम्मच दाना उठा लिया। उसने उन्हें चबाया तो सच में काफी मीठी और मुलायम थे वो। शहनाज, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो छोड़ दो या डस्टबिन में मंगवा दो, मैं डाल देता हूँ। दस भी पता नहीं कहाँ से लेकर आया होगा और उसने ठीक से उसे वॉश भी किया या नहीं। हो सकता है इसमें पेस्टिसाइड्स हो यार, अब्बास ने शहनाज को चेताते हुए कहा। लेकिन शहनाज उसकी बातें नहीं सुन रही थी। उसने फिर एक और चम्मच भरी और फिर एक और चम्मच और फिर उसने पानी पिया और ना जाने उसकी आंखों से आंसू आने लगे। लोग इस दृश्य को देख रहे थे और फिर वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शहनाज को क्या हो गया। शहनाज, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अब्बास ने प्यार से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ भुट्टे खाने की वजह से उसे रोना कैसे आ सकता था। मुझे नहीं पता, जब मैंने खाया तो मुझे अंदर से बहुत बुरा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने कुछ बहुत गलत कर दिया था और और वो कहते हुए फिर से रोने लगी। शहनाज ने उसे नीचे रखा और अपने हाथों से आंसू पोंछने लगी। शहनाज जी, आपको इन दोनों में से ज्यादा कौन सी डिश पसंद आई? अचानक से एक देखने वाले ने पूछा। क्या ये पूछना जरूरी है? तुम भुट्टे का कंपैरिजन अब्बास की डिश के साथ कर रहे हो। अब्बास भाई जीत गए हैं। वो वैसे भी इसके भुट्टे खाने के बाद तो शहनाज मैडम की आंसुओं से आंसू आ गए। मेरा बस चले तो मैं तो इस आदमी को यहाँ से बाहर फिरा दूं। हट। मुझे इतने में शहनाज की आवाज आई और उसकी आवाज सुनते ही सब लोग शांत हो गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अब्बास ने अपने हाथ ऊपर उठाकर सबको शांत करवा दिया। लकी का ध्यान सिर्फ शहनाज की होठों पर था। शहनाज ने लकी की तरफ देखा और कहा, मुझे ये बॉइल्ड कॉर्न ज्यादा पसंद आया है। क्या आप सच कह रही हैं? आपको ये बॉइल्ड कॉर्न ज्यादा पसंद आया? मेरी बनाई डिश आपको अच्छी नहीं लगी? अब्बास ने जैसे ही शहनाज की बात सुनी तो उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ, जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि लकी का भुट्टा उसकी डिश के आगे टिक भी नहीं सकता था, तो फिर जीत कैसे गया? बाकी लोग भी शहनाज का ऐसा जवाब सुनकर चौंक गए और वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। राधिका, अब जरा एक बार के लिए याद करने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हें भुट्टे बहुत पसंद है और इसी वजह से एक बार तुम खूब रोई भी थी। अब क्या तुम इस बात पर विश्वास नहीं करोगी? तुम और कोई नहीं बल्कि राधिका हो। जैसे ही लकी ने उसके मुंह से सुना कि उसे भुट्टे बहुत पसंद आए थे तो अब उसे ये भी विश्वास होने लगा कि वो राधिका ही थी। इधर शहनाज उसकी बात सुनकर एक पल के लिए बुत बनकर बैठ गई। फिर अचानक से वो अपनी जगह खड़ी हुई और धीरे से लकी की तरफ बढ़ने लगी। बाकी सब लोग उसे लकी की तरफ जाता देख रहे थे और वो चौंक गए थे। इधर शहनाज की मुट्ठी बंद नजर आ रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में शहनाज को कुछ याद आ गया जो लकी उसे बता रहा था, या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए समलिंग सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी बेबस सा महसूस कर रहा था। उसे शहनाज को खाना खिलाना था लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं थे। फिर अचानक से जब उसे किसी भुट्टे वाली की आवाज आई तो उसे भुट्टे से जुड़ा एक किस्सा याद आ गया जो कि राधिका की माँ ने उसे बताया था। लकी ने तुरंत भुट्टे लिए और उसके बाद अब्बास और लकी ने अपनी अपनी तरह से
शहनाज के लिए खाना बनाया। शहनाज को अब्बास की जगह लकी की डिश ज्यादा पसंद आई। लकी ने उसे फिर से जब उस किस्से के बारे में याद दिलाया तो शहनाज अपनी जगह से खड़ी हुई और लकी के पास जाने लगी। अरे अरे ये क्या यार, क्या हो रहा है ये सब? शहनाज मैडम इसके पास क्यों जा रही है? अरे यार, कहीं ये भुट्टे वाला इन्हें और इनके परिवार के साथ ले तो नहीं उड़ेगा? मुझे तो बहुत कुछ खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है यार, पता नहीं क्या होगा। लकी भी शहनाज को अपने पास आता देखकर चौंक गया। उसे अपने दिल में घबराहट होने लगी, लेकिन वो उत्साहित भी नजर आ रहा था। उसने शहनाज के साथ में ये क्या कर दिया था, इस बात का तो खुद उसे अंदाजा नहीं था। उसके मन में ये सवाल उठे जा रहा था कि क्या सच में राधिका ने उसे पहचान लिया था या शहनाज उससे नाराज हो गई थी। थैंक यू, तुमने मुझे जो खिलाया वो काफी टेस्टी था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं खाया था और बस इसलिए मुझे रोना आ गया। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम अगर आज इतना सब कुछ कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कर रहे हो। ये देखकर मैं खुद भी अंदर तक हिल चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं राधिका नहीं हूँ और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि किसी और के नाम से बुलाया जाए। मुझे उम्मीद है कि अब शायद तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मैं दोनों अलग लोग हैं और हमारा एक दूसरे के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। इसलिए प्लीज मुझे राधिका बुलाना और समझना बंद कर दो। शहनाज ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और धीरे से मुस्कुराने लगी। वो जल्द से जल्द लकी की सारी गलतफहमियां दूर कर देना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर लकी उसे राधिका मान रहा था तो ये उसके लिए बात अच्छी नहीं थी। भले ही वो उसके पीछे पागल था, लेकिन उसके पागलपन में शहनाज को अपने आप को राधिका मानना अच्छा नहीं लग रहा था। शहनाज ने अपनी बात खत्म की और फिर लकी की तरफ देखने लगी। उसकी शक्ल देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे लकी से किसी ने एक ही पल में उसका सब कुछ छीन लिया था। शहनाज वहां से पलटी और फिर अब्बास की तरफ आने लगी। बाप रे, मेरी तो जान ही निकल गई थी। एक बार में तो लग रहा था जैसे शहनाज मैडम इसे एक्सेप्ट करने वाली, लेकिन इन्हें तो बड़े प्यार से मना कर दिया इसे। वैसे ये लड़का कमाल का है ना। ऐसे तो ये भी लग रहा था कि सिर्फ भुट्टे खिलाकर काम पूरा कर जाएगा ये तो यही बात हुई कि आप कढ़ाई में हाथ से पकौड़े तल रहे हो। हाँ, पर इसे और जोर नहीं मारना चाहिए था। बड़ा है तो इतनी समझ तो होनी चाहिए कि इन दोनों को अकेला छोड़ दो। वैसे भी अब्बास भाई और शहनाज जी एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हैं। अब्बास ये सब देखकर सुनकर काफी खुश हो गया कि शहनाज ने लकी को नकार दिया था। एक बार के लिए तो वो खुद भी लकी से डर गया, लेकिन लकी था ही क्या, सिर्फ एक फटीचर आदमी और उसके बस में कुछ था ही नहीं। ऐसे में उसका और अब्बास का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता था। शहनाज, तुम्हें अब उसके ऊपर ध्यान देने की ना जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इससे कुछ मानसिक बीमारी है। अब बस जो हुआ बहुत हुआ, तुम जाओ, हम लोग अपना खाना खाते हैं। अब्बास ने कहा, मेरा पेट भर चुका है, अब वापस घर जाना चाहती हूँ मैं। शहनाज ने धीरे से कहा, ठीक है तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आओ। अब्बास ने कहा और फिर अपनी जगह खड़ा हुआ टेबल पर रखी हुई गाड़ी की चाबी उठा ली। नहीं, तुम्हें मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अब्बास, मुझे तुम्हारे साथ खाना खाकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी एक दूसरे से बन पाएगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। हाँ, पर अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बनकर जरूर रह सकते हैं, शहनाज ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, इधर अब्बास के होठों की मुस्कान तो सिर्फ बर्फ सी जम गई। अब वो और मुस्कुरा कर भी शर्मा रहा था, लेकिन वो इस तरह से शहनाज को जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने कहा, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या शहनाज? अगर तुम बताओगी तो मैं अभी ठीक कर दूंगा। वैसे अभी हमें मिले हुए देरी कितनी हुई है? ऐसे में तुम मेरे बारे में जान क्या लोगी? नहीं, मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, शहनाज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। फिर उसने अपनी बॉडीगार्ड को अंदर बुला लिया। मैडम, गाड़ी बाहर खड़ी है, शहनाज के बॉडीगार्ड ने कहा। इसके बाद शहनाज ने अब्बास और लकी को देखा और फिर मुस्कुरा कर बाहर निकल गई। उसका बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे आ रहा था। अरे, ये तो अब्बास को भी मना करके चली गई। मुझे तो लगता है इस फटीचर के साथ जो हुआ, अब्बास के साथ उससे भी बुरा हुआ। देखो ना, इसने कितने प्यार से मना करके गई, लेकिन अब्बास भाई का तो मुंह पे मना करके चली गई यार। उफ, बेचारे अब्बास भाई। अरे धीरे से बात करो भाई, अब्बास भाई ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इनकी शक्ल देख करो, देखो एक बार इनकी शक्ल, कितना गुस्सा आ रहा है इन्हें।
अब्बास अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था और वो शहनाज को जाते हुए देख रहा था। शहनाज दरवाजे के बाहर निकल चुकी थी। इधर अब्बास को लग रहा था कि इसके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ था। वो कब से शहनाज के साथ ये दिन बिताने के सपने देख रहा था। इस दिन को पास लाने की जुगत में लगा हुआ था, लेकिन उसे इस बात की तो जरा भी उम्मीद नहीं थी कि खाना खत्म होने से पहले ही उसे इस तरह से मना करके शहनाज निकल जाएगी। शहनाज ने उसे लकी से भी पूरी तरह से मना किया था और ये बात उसे बहुत बुरी लगी। इससे ज्यादा उसे ये चुभ रहा था कि उसके आसपास के लोग जिस तरह से उसके बारे में बात कर रहे थे, उसकी बात सुनकर वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। अब वो यहाँ से और ज्यादा देर रुक नहीं सकता था। वो तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहता था, इसलिए उसने टेबल पर पैसे पटके और लकी की तरफ एक बार के लिए घूरते हुए देखा और वहां से निकल गया। लकी को भी उसके बाद होटल के बाहर आ गया, लेकिन इस वक्त लकी का मूड काफी शांत हो गया। भले ही शहनाज ने यह नहीं माना कि वो राधिका नहीं थी, लेकिन उसे ये देखकर खुशी हो रही थी कि उसने अपने लिए अब्बास को नहीं चुना। अब वो जान गया कि हो ना हो ये राधिका ही थी, और अगर वो बार बार उससे मिलता रहेगा तो एक न दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसे विश्वास हो जाएगा कि वो राधिका है। लकी! इधर रात के 10 बज चुके थे। जैसे ही लकी अपनी साइकिल लेकर वहां से बाहर निकलने को था तो इतने में पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। लकी ने घूमकर देखा तो पाया श्रेया और शिवांग उससे थोड़ी दूर पर खड़े थे। ये लकी की वही पुरानी दोस्त थी जिसे लकी को अब तक बात करना पसंद नहीं था। तुम यहाँ खाना खाने के लिए साइकिल पर आए हो? अरे सिक्योरिटी जिस आदमी को धक्का देकर होटल से बाहर निकाल रही थी वो कोई और नहीं, यही आदमी था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसे कपड़ों में इसे यहाँ अगर खाने की हिम्मत कैसे हो जाती है यार। शिवांग ने श्रेया की तरफ देखते हुए कहा। तभी एक गाड़ी उनके पास आकर खड़ी हुई और उसमें बैठे आदमी ने शीशा नीचे कर दिया। लकी ने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि वो मैनेजर था। भाई थोड़ा तो शर्म कर लो, क्या अब मैडम का साइकिल से पीछा करोगे? उसने कहा और फिर हंसने लगा। क्या कहा? शहनाज? अच्छा तो तुम उसके पीछे पड़े। इतने में श्रेया और शिवांग भी उस गाड़ी वाले को देखने के पास आ गए। जैसे ही श्रेया ने उसके मुंह से ये सुना तो वो सुनकर हैरान हो गई कि लकी इतनी बड़ी घर की लड़की को पसंद कर रहा था और इतनी हिम्मत कर रहा था कि वो उसे शादी कर सके। हाँ और नहीं तो क्या, ये आदमी उनके घर का दामाद बनने के सपने पाल रहा है, लेकिन शहनाज मैडम ने इसके मुंह पर ही मना कर दिया। इसे सपना टूट गया बेचारे का। इसके बाद इसने अब्बास से लड़ाई कर ली। उस मैनेजर ने श्रेया को बताया। अरे यार लकी, क्या आदमी हो भाई तुम। उस दिन अपनी फजीहत करवाई होटल में और फिर आ गए यहाँ पे। सपने तो अपनी औकात के हिसाब से देखो ना, कितना कमा लेते हो तुम काम के बाद? अरे तुम जितना कमाते हो ना उससे 50 गुना ज्यादा शिवांग कमाता है। उसके बाद भी हम होटल में नहीं बल्कि इसके बगल में जो छोटी सी होटल बनी है ना उसमें खाते हैं। श्रेया ने बिना उसकी बात सुने फिर से उसे सुनाते हुए कहा। अरे अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टार लड़का है, वहां पर पढ़ने वाला आदमी है, उसका तो करोड़ों का पैकेज होगा और तुम वो की ऐसी बात कर रहे हो। देखना एक दिन इतना कमा लेगा कि इस पूरा होटल को खरीद लेगा, फिर उसकी कहानी पर ना फिल्म बनेगी। शिवांग ने भी उसकी चुटकी लेते हुए कहा। हाँ चलो ठीक है, हम भी देखेंगे ये सब। इस होटल को खरीदेगा कब? जब खरीदेगा तो हम भी आ जाएंगे, पर अभी मेरा इससे बात करने का मूड नहीं है, मुझे तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, श्रेया ने कहा और फिर शिवांग के हाथों में हाथ डालकर निकल गई। लकी ने अपनी साइकिल उठाई और फिर उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहां वो रहता था। लकी को इन सब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अगले 20 दिनों तक अपने हिसाब से चला जा रहा था। वो हर दिन के 1 घंटे के हिसाब से उस जगह के बाहर आकर खड़ा हो जाता जहां पर शहनाज रहती थी, लेकिन अब की बार वो इतना बेचैन नहीं था जितना बेचैन वो पहले था। जब वो शहनाज को वहां से बाहर निकलते हुए देखता तो चुपचाप बस खड़ा होकर उसे देखता रहता। वो उसे उस हाल में देखता जब उसे पता चलता कि वो ठीक में थी तो लकी का दिल शांत हो जाता। हालांकि उस दौरान और बहुत से अमीर घर के लड़के राधिका को देखने के लिए आते रहते, उनमें से कोई भी उसे रिझाने में कामयाब नहीं हो पाया। जब शहनाज उनके साथ जाती तो लकी उसकी आंखों में उसकी चिंता और घबराहट को देखने लगता, लेकिन इधर शहनाज लकी को देखकर काफी बुरा महसूस कर रही थी और उससे घिन सी आने लगी। तुम्हें ना वहां पर खड़ा होकर मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। मेरी बहन ना वो राधिका नहीं है जिससे तुम कह रहे हो यार, वो कितनी अनसेफ फील कर रही है तुम्हें पता भी है। अगर तुम अपनी जिंदगी में ना यहाँ खड़े रह गए ना तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। शिरीन ने देखा कि लकी को उसका इस तरह से इंतजार करते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी अपने जीवन में चाह क्या रहा था। तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं उसके लिए जिंदा हूँ यार, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही जिंदा रह सकता। लकी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा क्या सच में ऐसा है? लेकिन तुम एक बात समझनी चाहिए लकी, कि मेरी बहन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। शिरीन ने लकी को कहा। लकी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, वो बस उसके दरवाजे के सामने चुपचाप बैठा था। मेरी बहन अपनी पढ़ाई के लिए ना जाने वाली, उसका एडमिशन पुणे में हुआ है और अब वो यहाँ नहीं रहने वाली, इसलिए अब उसका इंतजार करना बंद कर दो लकी, कोई फायदा नहीं है। शिरीन ने कहा। अच्छा ठीक है, अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपने मकसद में कामयाब हो पाता या फिर शहनाज उससे पहले ही निकल जाने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए स्टमलिनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शहनाज लकी के पास आई और उसने उसे बड़े प्यार से समझा दिया कि वो राधिका नहीं थी जिसे वो ढूंढ रहा था। हालांकि ये सुनकर अब्बास खुद काफी खुश महसूस कर रहा था, लेकिन फिर शहनाज ने उसे भी मना कर दिया। ये सुनकर उसका और लकी दोनों का मुंह लटक गया, लेकिन लकी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर से शहनाज के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा होना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए 1 महीने हो गए, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में उसे पता चला कि शहनाज अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पुणे जा रही थी। लकी का दिल ये सुनकर और ज्यादा बैठ गया। फिर अगले दिन लकी कुमारी के साथ काम पर आ गया। कुमारी को इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था कि लकी हर रोज शहनाज के पास जाने के चक्कर में वहाँ काम नहीं कर रहा था, और कर भी रहा था तो बहुत ध्यान नहीं दे रहा था। उसने उसे बार बार पैसे काटने की धमकी दी, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। ऐसे में कुमारी को लगा कि सिर्फ धमकी देने से काम नहीं चलेगा और उसे सच में लकी के पैसे काट लेने चाहिए। इसलिए उसने सच में लकी के तनख्वाह में से पैसे काट लिए। इधर उसका धंधा हर रोज की तरह आज भी काफी अच्छा चल रहा था। आज सुबह सुबह उसने 500 रुपए का काम किया। सुनो, 2 सैंडविच इधर देना, इधर एक लड़की ने उनके ट्रक के पास आते हुए कहा। जैसे ही उसने ट्रक के ऊपर लकी को देखा तो वो बोली, लकी तुम? लकी ने जब उस लड़की को ध्यान से देखा तो पता चला कि वो वही लड़की थी जो उसके साथ क्लास में पढ़ती थी। उसका नाम सिमोना था। सिमोना उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए लकी ने भी उसकी आवाज को सुनने के बाद ज्यादा भाव नहीं दिया उसे। लेकिन वो इस वक्त लकी को देखकर मुस्कुराई जा रही थी, इसलिए उसने आगे कहा, सिमोना क्या बात है, तुम भी जयपुर में ही हो क्या? और आजकल सब जयपुर में क्या कर रही हो तुम? लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार सिमोना ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और इससे पहले कि वो उसकी बात का कोई जवाब दे पाती, उसने एक तरफ देखा और अपना हाथ किसी की दिशा में हिलाते हुए बोली, अरे श्रेया इधर आओ जल्दी। थोड़ी देर बाद वहां पर श्रेया आकर खड़ी हो गई। जब उसने लकी को इस तरह से ट्रक के ऊपर काम करते देखा तो श्रेया की आंखों में एक शैतानी सी चमक उभर आई। मुझे श्रेया ने बताया कि तुम भी यहाँ जयपुर में काम कर रहे हो। मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब तुम दिख रहे हो तो अब विश्वास हो रहा है। सिमोना ने श्रेया की तरफ देखा और फिर देखकर मुस्कुराने लगी। हाँ, मैंने तो कहा ही था कि यहाँ पर कोई काम करने के लिए आया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ सैंडविच और बर्गर बेचने से शुरू कर दिया। ये भी कोई काम है भला? श्रेया ने लकी को हीन भावना से देखते हुए कहा। हाँ लकी, तुम्हारे ऊपर तो ये काम जरा अच्छा नहीं लगता है। तुम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के हो यार। अगर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब ही करनी थी तो ऐसा जॉब पकड़ना था ना जो तुम्हारे एजुकेशन से मेल खाता हो। ये किस तरह का काम कर रहे हो? इससे तो अच्छा तुम कुछ पढ़ने लिखने का काम शुरू कर देते। सिमोना ने कहा। वो खुद भी यहाँ की पढ़ाई कर रही थी और उसके कॉलेज फिर से शुरू होने वाले थे, इसलिए वो थोड़ा जल्दी आ गई। भले ही श्रेया की यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक बड़े बाप के लड़के को फंसा लिया था, इसलिए सिमोना की श्रेया के ऊपर पीछे घूमती रहती। अगर उसे आगे कभी जॉब की जरूरत पड़ने वाली थी तो वो श्रेया के बॉयफ्रेंड से ही मदद मिलने वाली थी। हाँ देखो ना सिमोना, मैंने तुमसे कहा था ना कि टैलेंट कॉलेज में नहीं होता, आदमी में होता है। अब ये लड़का भले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, लेकिन फिर भी ये यहाँ तो सैंडविच ही बना रहा है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कॉलेज का कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। श्रेया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। वो गर्व से इस बात पर मुस्कुरा रही थी कि भले ही उसने किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, लेकिन आज उसके हाल लकी से बेहद अच्छे थे। इतने में ना जाने कहाँ से धुआं आया और उनके चेहरे धुएं से घिर गए।
उस धुएं की गंध इतनी तेज थी जिसकी वजह से दोनों ने खांसना शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी खांसी रुकी तो श्रेया ने गुस्से भरी नजरों से कुमारी को देखा और बोली, अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रही हो? उसने देखा कि कुमारी जानबूझकर बहुत जोर से झोंक लगा रही थी और उसे जला रही थी। क्या हुआ? ओ हाँ, आपने जो सैंडविच बनाने के लिए बोला था ना, उसमें तो मिर्ची मैंने गलती से ज्यादा डाल दी है। आप दोनों ज्यादा मिर्ची वाली सैंडविच खा लोगे ना, क्योंकि हम दूसरे को तो नहीं बनाएंगे ऐसे। कुमारी ने उसके सामने देखते हुए कहा और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी। श्रेया का चेहरा बुरी तरह से जलपुट गया। क्यों नहीं बना पाओगी दूसरा? ये कोई बात होती है? कस्टमर्स की कोई वैल्यू है या नहीं है? श्रेया ने उसके ऊपर झेपते हुए कहा, नहीं वैल्यू तो है, लेकिन क्या है ना कि उससे ज्यादा हम हमारे शरीर की वैल्यू करते हैं। हम अभी बहुत ज्यादा थक गए हैं। हाँ फिर बिहारी, मुझे ज्यादा परेशान नहीं हो सकती ना मैं। कुमारी ने फिर से उसी मुस्कान के साथ कह दिया, अरे यार ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या हमारे ऊपर तुम गुस्सा निकाल रही हो? श्रेया ने उसे घूरते हुए देखा और जिस हिसाब से वो उसे देख रही थी, उसकी आंखें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बुरी तरीके से फटकार लगाने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही वो उसके पास जाती कुमारी ने फिर से चूल्हा चालू कर दिया और उस बघार में फिर से आग लगा दी। उसके धुएं की वजह से फिर से वो बीच में रुक गई। इस बार तो सिमोना को डर लग रहा था, इसलिए उसने कहा, अरे श्रेया छोड़ना, जाने दे उसे, चल अब कहीं और चल के खा लेंगे। सिमोना ने खाकर और फिर लकी को बाय बोलकर वहां से निकल गई। अभी जो तुमने किया ना उसके लिए थैंक यू, लकी ने कुमारी से कहा। लेकिन कुमारी तो लकी की तरफ देख भी नहीं रही थी, वो बस अपने तवे पर बचे हुए बघार को फेंकने में लगी हुई थी। मुझे किस बात की थैंक यू बोल रहे हो? वैसे भी जैसी लड़कियों को देखकर ना मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मैंने ये सब कोई तुम्हारे लिए नहीं किया, खुद के लिए किया है, ताकि इनसे छुटकारा मिल सके जल्दी। अचानक से लकी को उसकी बात सुनकर अपने ऊपर शर्म सी महसूस होने लगी। वो ऐसे ही कुमारी को छोड़ छाड़ कर चला जाता था और फिर कुमारी अकेले ही ट्रक के ऊपर सारा काम करती। फिर आज भी कुमारी उसे बचाने के लिए इतना कुछ कर रही थी, ये बड़ी बात थी। अब उसे समझ आ रहा था कि वो ट्रक के ऊपर अकेले काम करते हुए कितना अकेला महसूस करती होगी। लेकिन तुम डरपोक क्यों? वो तुम्हारे बारे में इतना कुछ कह रही थी और तुम थे कि उसकी बात सुनते चले जा रहे थे। इतना कैसे झेल लेते हो यार लकी तुम? कुमारी ने अपने स्टूल पर बैठते हुए कहा। लकी उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और फिर अपनी सांस लेते हुए कहा, तब इसमें मैं क्या करूं? वैसे भी हम लोग सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे और इसके अलावा तो वो मुझसे थोड़ी बहुत उल्टी सीधी बात भी करते थे। उन्होंने कोई मेरे ऊपर हाथ उठाया नहीं कभी। वैसे भी उनके मुंह से लगना नहीं चाहता मैं, और मैं उनकी भाषा में बात करने लगा तो मुझ में और उनमें फर्क नहीं रह जाएगा ना। अरे वाह क्या बात है, आपकी झेलने की क्षमता तो बहुत ज्यादा है मिस्टर लकी। मैं तो तुम्हारे जैसी होने की सोच भी नहीं सकती। अगर कोई मुझे गाली या डांट देना, मैं उसे 10 गुना ज्यादा डांट दूं। कुमारी ने लकी के सामने देखा और मुस्कुराते हुए बोली। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इतने सालों में लकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई थी कि वो झेलने सीख चुका था और फिर उससे कोई फर्क भी तो नहीं पड़ता था। वैसे तुम्हें यहाँ 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन तुम अभी तक अपने परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? तुम मेरी तरह ही मरने वाले हो क्या अकेले? कुमारी ने पूछा। लकी का दिल ये बात सुनते ही थोड़ा जोर से धड़कने लगा और अचानक उसके दिमाग में उसके घर वालों की तस्वीरें सामने आ गई। उसके दादाजी, उसकी दादी माँ, उसकी माँ, उसके पिता, सबका चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसे 7 साल पहले अपने घर से ट्रेनिंग के लिए निकाल दिया गया था। तब से वो उनसे मिल नहीं पाया था। हालांकि एक बार उसके दादाजी से जरूर मुलाकात हुई थी, लेकिन उसमें उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाया। उसे सबसे ज्यादा याद तो अपनी मम्मी पापा की ही आती थी। उन्हें याद करते हुए लगी कि पलकें कोरे हल्की सी गीली हो गई। क्या तुम्हारा परिवार तुम्हें अच्छे से नहीं रखता? कुमारी ने अचानक से कहा। लकी उसकी बात सुनकर फिर से दंग रह गया और बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है ना कि मेरे परिवार वाले को मेरी बहुत याद आती होगी, लेकिन ना क्या है ना कि वैसे तुम्हारे परिवार अच्छा सलूक नहीं करते क्या तुम्हारे साथ? ये बात सुनकर कुमारी उसे घूरते हुए देखी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बात का वो क्या जवाब दे। वो अचानक से कुछ सोचने लगी। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ याद कर रही थी। मेरा परिवार वाला तो पिक्चर के विलन से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं तो उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे ना अंदर से बदबू आने लगती है। ये सुनकर तो लकी और ज्यादा चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुमारी अपने परिवार वाले के बारे में ऐसे बोलेगी। ऐसा क्या परिवार वाले तुम्हारे साथ करते हैं जो तुम इनसे इतनी नफरत करती हो? लकी ने कुमारी की आंखों में देखते हुए पूछा।
कुमारी ने उसे एक बार के लिए तीखी नजरों से देखा और बोली, मेरे सामने उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए वो मर चुके हैं, सबके सब मर गए मेरे लिए। जैसे ही कुमारी ने अपनी बात खत्म की उसके बाद उसने ट्रक के अंदर से अपनी बॉटल की पानी निकाली और फिर बाहर आ गई। लकी को डर था कि वो गुस्से में कुछ कर ना बैठे, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। कुमारी ने जब उसे पीछे आते हुए देखा तो वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, जाओ और जाकर ट्रक का ध्यान रखो। वैसे भी तुमने बहुत दिनों से ठीक से काम नहीं किया है। जब मैं वापस आई और मैंने देखा तुम नहीं काम कर रहे हो ना और गायब हो गए, 1000 रुपए काट लूंगी और इस बार सही में काट लूंगी। इसके बाद कुमारी वहां से चली गई। लकी भी ट्रक पर वापस आ गया। वो लगभग 1 घंटे बाद वापस आई। जब तक वो वापस आई तब तक वो वही कुमारी हो चुकी थी जो पहली थी। वो लकी को डांट भी रही थी और फटकार भी रही थी। तब भले ही लकी उसे डांट खा रहा था पर फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे इस बात की खुशी थी कि कुमारी फिर से नॉर्मल हो गई। शाम को लकी फिर से अपने घर में आ गया। लकी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो पुणे में शहनाज की यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी निकाल रहा था। वो महाराष्ट्र में पढ़ने के लिए जा रही थी और वो काफी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। वो थोड़े ही दिनों में खुलने वाला था। अगर उसे शहनाज के करीब रहना था तो उसे यूनिवर्सिटी में कोई काम करना शुरू करना पड़ेगा। ऐसे करने के बहाने वो राधिका से वहां मिल सकता था। लकी ने इस बारे में काफी जानकारी निकाल ली थी और अब उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया। वो थका हुआ था और उसे नींद भी आ रही थी। उसने अपना फोन एक और रखा और आंखें बंद कर ली कि इतने में उसके फोन की घंटी बजी। आखिर किसका फोन था इतनी रात को, और क्या लकी राधिका के पीछे पीछे उसके नए कॉलेज जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी फिर से काम करने के लिए अपने ट्रक पर आ गया था। वहां पर उसने पुरानी क्लासमेट शिमोना और श्रेया भी मिलने आए हुए थे। दोनों ने फिर से लकी को ताने मारने शुरू कर दिए। कुमारी को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने उन्हें सबक सिखा दिया। इसके बाद वो दोनों अपने अपने परिवार के बारे में बात करने लगे। एक और जहां लकी को अपने परिवार की याद आने लगी तो वहीं दूसरी तरफ कुमारी को अपने घर वालों को याद करके घिन आने लगी। लकी आकर सोने वाला था तो अचानक से उसका फोन बज उठा। उसने अपनी आंख खोली तो देखा उसके ऊपर एक नंबर से फोन आया था। लकी ने उसे पहचाना तो नहीं लेकिन फोन उठा लिया। हेलो लकी, मैं शिमोना बोल रही हूँ। उधर से सिमोना की आवाज आई। सिमोना, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? इधर से लकी ने चौंकते हुए पूछा। अरे यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अब तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के नंबर मिल जाते हैं और मैंने तुम्हारा नंबर भी ऐसे एक प्लेटफॉर्म से निकाला था। अच्छा, तो एक बात बताओ, इतनी रात को कैसे फोन किया? लकी ने पूछा। उसे सिमोना को इतनी रात तक फोन करना सही नहीं लग रहा था। वैसे भी उसकी और सिमोना की स्कूल में इतनी ज्यादा बात नहीं हुआ करती थी। वो इस तरह से रात में फोन कर ले उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए लकी समझ गया कि अगर उसने अभी फोन किया था तो शायद किसी काम की वजह से किया था। अरे वो बात ऐसी है ना कि हम सब लोग जो यहाँ हैं और जो लोग एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, सीनियर जूनियर सब, वो सब एक साथ होटल जयपुर ग्रीन में मिलने वाले हैं। मैं भी तुमसे आज ही मिली थी, इसलिए मैंने सोचा कि उस मीटिंग के लिए तुम्हें भी बुला लूँ। अगर तुम आओगे तो हमारे साथ जितने भी पढ़ने वाले ना, सब तुम्हारी काफी मदद कर देंगे। सिमोना ने कहा। नहीं, मैं नहीं आ सकता। तुम लोग चाहो तो जा सकते हो, थैंक यू। लकी ने कहा। भले ही अंदर से वो खुद भी जाना चाह रहा था, लेकिन उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो अपनी शर्म के मारे जाना नहीं चाह रहा था। अरे यार लकी, तुम कितने बोरिंग आदमी हो यार। तुम ऐसे मेरे इनविटेशन को कैसे मना कर सकते हो? तुम क्या अभी भी छोटे बच्चे हो? तुम देखो तो सही, मैं तुम्हें कितने प्यार से बुला रही हूँ और बाकी सब लोग यही चाहते हैं कि तुम आओ। सिमोना ने फिर से लकी को मनाने की कोशिश करते हुए कहा और आगे बोली। अच्छा, अगर तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि तुम्हें वहां पर आने के लिए कुछ पे करना पड़ेगा तो उसकी तुम चिंता मत करो ना, वो सब हम देख लेंगे। सोचो ना, वहां पर तुम आओगे, तुम्हें कम से कम 100 लोग तो मिलेंगे जिनसे तुम्हें अच्छा लगेगा मिलके, इसलिए कह रही हूँ आ जाओ। अब लकी उसे मना नहीं कर सकता था। जब सिमोना उसे इतने प्यार से बुला रही थी तो ऐसे में लकी ना कैसे कर सकता था? वैसे भी मना करने के लिए अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। पहले तो चलो वो ये कह सकता था कि उसके पास में पैसे नहीं थे, लेकिन अब तो वो पैसे की बात भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के लिए लकी ने इस बारे में सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर हम लोग ना कल शाम को मिलते हैं।
तुम जयपुर ग्रीन के बैंक्वेट हॉल में आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा वेट करूंगी। सिमोना ने कहा और फिर फोन काट दिया। वो इस वक्त श्रेया के साथ एक दुकान में बैठी हुई थी और दोनों कोल्ड कॉफी पी रहे थे। दरअसल श्रेया ने ही सिमोना को कॉल करने के लिए बोला था। श्रेया, तूने इसे क्यों बुलाया यार? तू ही थी ना जो कह रही थी कि तू इससे नफरत करती थी, और फिर तू इसे बुलाने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा यार। सिमोना ने श्रेया को शक भरी नजरों से देखा और फिर पूछा, हाँ बात तो तेरी सही है, नफरत ही करती हूँ, सच में बहुत नफरत करती हूँ यार इससे। इसलिए तो चाहती हूँ कि यहाँ आए और मैं इसे बता सकूं कि मैं इससे कितनी नफरत करती हूँ। श्रेया ने अपने कॉफी के ग्लास में से कॉफी पीते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अचानक से सिमोना को अजीब सा महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो उसने लकी से बात की थी वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिल को दुखाने की तरफ एक कदम पर था। सिमोना ने फिर धीमी आवाज में कहा, वैसे भी तो हम सब स्कूल के दोस्त हैं ना, और दोस्तों के बीच तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते ना। क्या कहती हो? तुम तो सुबह कह रही थी कि कॉलेज से कोई नहीं। श्रेया के ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा और फिर आगे बोली, अगर वो बीच में नहीं होता ना तो शायद मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच गई होती। लेकिन सिर्फ उसकी वजह से ना सिर्फ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई, बल्कि मैं किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाई। सिमोना, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। सिर्फ उस आदमी की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। सिमोना, तुझे याद नहीं है, सिर्फ इस आदमी की वजह से मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने मेरा 2 साल तक मजाक उड़ाया। ये सब इस लकी का किया धरा है। मैं चाहती हूँ कि इस आदमी में इतनी बेइज्जती हो इसकी, इसे पता चले कि आखिर इसने क्या किया है। सिमोना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो भी जानती थी कि इतने सालों से श्रेया के साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन फिर उसमें उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि भले ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन उसमें लकी का दोष कैसे हो सकता था? अगर एग्जाम हॉल में उसका पेन काम नहीं कर रहा था तो इसमें लकी की क्या गलती थी? लेकिन फिर उसे लगा कि श्रेया शायद पेन बंद हो जाने की वजह से उसका दिमाग भी बंद हो गया था। लेकिन वो जब उसके बारे में सोच रही थी तो उसे लगा कि उसके पास एक अमीर बॉयफ्रेंड था और इसलिए उसे इस बारे में ज्यादा और कुछ बात करने की जरूरत नहीं थी। इधर अगले दिन लकी और कुमारी ट्रक लेकर काम पर निकल गए। उन्होंने आज जल महल के पास अपना ट्रक लगाया था। जल महल को देखने के लिए दूर दूर से काफी लोग आते थे। अभी यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ थी और इस वजह से लकी और कुमारी का भी काम अच्छा चल रहा था। और शाम को 7 बजे के आसपास जब ढेर सारे लोगों की भीड़ उनके ट्रक के ऊपर पड़ी तो लकी ने कुमारी से कहा कि वो अपने स्कूल वाले से मिलने जा रहा था। कुमारी ने उसे जाने से मना कर दिया, लेकिन लकी ने तो जाने का पहले ही प्रॉमिस किया हुआ था। ऐसे में वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता था। आखिर में कुमारी ने कहा कि वो उसकी जेब से 200 रुपए काट लेगी और लकी ने उसे हाँ कर दिया। वो ट्रक छोड़कर वहां से निकल गया। उसने पहले तो सोचा कि वो आराम से नहाएगा और फिर अच्छे कपड़े पहनकर उन सब के बीच जाएगा, लेकिन फिर उसने देखा कि बहुत सारे लोग होने की वजह से उसे काफी देर हो गई थी और अब उसके पास सिवाय ऐसे ही जाने का कोई चारा नहीं था। इसलिए लकी बस स्टॉप पर आया और बस का इंतजार करने लगा। जब वो बस का इंतजार कर रहा था तभी उसका फोन बज उठा। लकी ने उठाया तो देखा ये नंबर तो उसके पास सेव नहीं था, लेकिन ये सिमोना का नंबर भी नहीं था। हेलो लकी, उधर से एक औरत की आवाज आई। लकी के लिए वो आवाज काफी जानी पहचानी थी, लेकिन एक बार के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे वो आवाज को भूल ही चुका था। उस आवाज को सुन लेने के बाद लकी का दिमाग तो जैसे सुन पड़ गया। लकी, उस औरत ने फिर से कहा। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो अपने कानों से जो सुन रहा था वो सच था। लकी, क्या बात है? मैं बोल रही हूँ। माँ, बेटा तू ठीक तो है ना? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुझे? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उधर से लकी को अपनी माँ की आवाज आ रही थी। उनकी आवाज सुनते ही लकी की नाक बहने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी भी पल रो सकता था। माँ, लकी ने कहा। उसका गला उसी वक्त काफी गर्म सा महसूस होने लगा। उसे ठीक से बात करते हुए भी नहीं बन रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें गीली हो गई और उसे रोना आने लगा। लकी ने अपने आंसू अपनी शर्ट की आस्तीन से पोंछ लिए, लेकिन फिर वो बहे जा रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कैसा है मेरा बेटा? मुझे कितनी याद आ रही है तेरी। लकी की माँ अभिलाषा ने कहा। मुझे भी बहुत आपकी याद आ रही है माँ। लकी का गला मानो रुंध सा गया। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पा रहा था। उसके गले में दर्द होने लगा। अच्छा तो फिर जल्दी से माँ से मिलने आ जाना। मैं अभी जयपुर में ही हूँ। मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए ललित में सबसे बढ़िया टेबल बुक की हुई है। चल अब जल्दी से आ जा। मैं भी देखूंगी मेरा बेटा इतने सालों से क्या कर रहा है। किस साल में? क्या आप सच में जयपुर आई हुई हो? लकी ने पूछा।
वो तो मारे खुशी के पागल हो गया। उसके लिए ये खबर ऐसी थी जिसे वो बचा नहीं पा रहा था। जैसे ही उसकी माँ ने कहा कि वो जयपुर में थी, लकी खुश हो गया। माँ, मैं इस वक्त मुझे कहीं जाना है। असल में मैं अपने स्कूल वालों की किसी पार्टी में जा रहा हूँ। जैसे ही मेरी पार्टी खत्म होती है ना, मैं आपसे सीधा मिलने आता हूँ। अरे पार्टी में क्या होगा, और स्कूल वालों से तो तू बाद में ही मिल सकता है ना, अभिलाषा ने कहा। हाँ माँ, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन क्या ना, मैं उनका प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता। वैसे भी आपने और पापा ने मुझे यही तो सिखाया है कि जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं जैसे ही पार्टी खत्म होता है ना, मैं आता हूँ आपके पास। शाबाश, भूला नहीं था अभी तक। माँ की हर बात याद है तुझे। चल ठीक है, पहले तो अपनी पार्टी निपटा ले, उसके बाद मुझे फोन कर, मैं आती हूँ तुझसे मिलने के लिए, अभिलाषा ने कहा। लकी ने उनकी बात सुनकर हाँ कर दी और फोन काट दिया। लकी की आंखें अभी भी गीली पड़ी हुई थी और मारे आंसुओं से उसमें जलन होने लगी। बाकी लोग जो उसके आसपास खड़े थे वो उसे इस तरह रोते हुए शायद थोड़े देखकर हैरान हो गए। उनमें से शायद ही किसी ने इतने बड़े लड़के को ऐसे रोते हुए देखा था। ऐसे में वो समझ नहीं पा रहे थे कि लकी आखिर रो क्यों रहा था। थोड़ी देर बाद बस आ चुकी थी और लकी बस में चढ़ गया। उसे एक सीट मिली और वो उस पर जाकर बैठ गया। वो खिड़की से बाहर शहर को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसे अपनी माँ के साथ जो भी पल बिताए थे उसकी यादें चल रही थी। लकी को याद था कि उसकी माँ काफी स्ट्रिक्ट किस्म की औरत थी। जब वो एक बार अपनी कजन के साथ खेल रहा था तो गलती से उसने अपने कजन को मार दिया और उसे चोट आ गई। ऐसे में उसके चाचा लकी को मारने के लिए आ गए थे, लेकिन बीच में ही उसकी माँ ने आकर उसे बचा लिया। उसे अपने चाचा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी माँ को मालूम था कि लकी से गलती हुई थी, इसलिए उन्होंने लकी को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया और पूरी रात सोने नहीं दिया। फिर जब सुबह हुई तब उसकी माँ ने उसे छोड़ा था। जब वो 6 साल का था तब उसका परिवार अपना गांव छोड़कर बाहर आ गया और अब वहीं रह रहा था। उसके बाद से लकी अपनी परीक्षा में लग गया और वो अपनी माँ से और अपने पिता से मिल नहीं पाया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपनी माँ से मिल पाता? और पार्टी में श्रेया उसके साथ क्या करने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जब घर आया तो उसे सिमोना का फोन आ गया। वो अपने दोस्तों के साथ हो रही स्कूल पार्टी में उसे बुला रही थी। लकी का पहले तो मन नहीं था, लेकिन फिर उसने हाँ कर दिया। अगले दिन जब वो उन लोगों से मिलने के लिए अपने ट्रक से निकला ही था कि तभी उसकी माँ का उसे फोन आ गया। वो उससे मिलने के लिए जयपुर आई हुई थी, लेकिन अब जब लकी ने पहले ही सिमोना को हाँ कर दिया तो ऐसे में वो अपनी माँ से अभी नहीं मिल सकता था। आखिर में लकी ने बस पकड़ी और जाने के लिए निकल गया। देखते ही देखते वो कब होटल जयपुर ग्रीन पहुंच गया उसे मालूम ही नहीं चला। जब वो बस से उतरा तो देखा कि उसकी आंखों के सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसका नाम जयपुर ग्रीन था। लकी उस होटल के अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही वो अंदर घुसने वाला था कि तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत अपनी साइकिल से ढेर सारा कचरा लाद कर जा रही थी। उसकी साइकिल पर ढेर सारे प्लास्टिक के बैग और बाकी कचरा लदा हुआ था, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने की वजह से वो उसे संभाल नहीं पा रही थी और इसलिए उसका सारा सामान नीचे गिर गया। लकी तुरंत उसका कचरा उठाने के लिए उसकी मदद करने लगा। जब लकी उसका सामान उठाने में उसकी मदद कर रहा था तब वो उससे बात भी किए जा रहा था। बातों ही बातों में उसे पता चला कि उस बूढ़े के बेटे का कार एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उसकी मौत हो गई थी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, उस बूढ़ी ने लकी से कहा। फिर जब उसने ठीक से लकी को देखा तो उसकी आंखें भीग गई। क्या हुआ माँ जी? लकी ने पूछा। मेरा बेटा तुम्हारे ही जैसा लगता था। अगर आज वो जिंदा होता तो मुझे ऐसे काम करना नहीं पड़ता बेटा। क्या तुम एक बार के लिए मुझे माँ बुला सकते हो? उस बूढ़ी ने डबडबाई हुई आंखों से लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी ने जब उसकी आंखों से ये देखा और उसका ये हाल देखा तो उसकी आंखें भी भर आई। उसने बहुत सालों से अभी तक अपनी माँ को देखा नहीं था, इसलिए वो खुद भी काफी दुखी महसूस कर रहा था। माँ, लकी ने बड़े प्यार से उस बूढ़ी की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही उसके मुंह से ये निकला उसकी भी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। इधर उस बूढ़ी को लकी के मुंह से बात सुनकर काफी अच्छा लगा। वो ऐसे ही वक्त में रो भी रही थी और हंस भी रही थी। उसने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और लकी की शर्ट के ऊपर वाली जेब पे रख दिया। लो बेटा, तुमने मेरी मदद की इसलिए ये रख लो। लकी लेना तो नहीं चाहता था,
लेकिन अब उस बूढ़ी ने उसे उसकी जेब में रख दिया था, तो लकी को भी मना नहीं करने का मन किया। अगर वो नहीं लेता तो शायद उस बूढ़ी को बुरा लग सकता था। लकी ने उसे धन्यवाद दिया और वहां से निकल गया। थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी में ड्राइवर बैठा था। उसने पीछे वाले शीशे में अपने बॉस को देखा और कहा, बॉस कितना बेकार आदमी है ये। उस बेचारी बूढ़ी का कचरा उठाया और फिर उससे 10 रुपए ले लिए। लोग जरा से पैसे के लिए सच में कितने पागल हो जाते हैं ना। पीछे की सीट पर एक आदमी बैठा था जिसकी उम्र 40 के आसपास थी। वो सिगार पी रहा था और उसने अपने मुंह से धुएं का छल्ला उड़ाते हुए कहा, तुमने देखा नहीं उस खुद लड़के की हालत कितनी खराब है। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उसके पास काम भी नहीं है और उसकी हालत खराब है। अब उसे इस बात से क्या कोई चिंता हो सकती है? उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? उसे तो बस अपना पेट भरने से मतलब है। हाँ, पर फिर वो होटल के अंदर कैसे चला गया? ड्राइवर ने फिर से पीछे की तरफ देखते हुए कहा, अरे यार तुम भी अजीब हो। देख नहीं रहा कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ना ही कोई काम है। हो सकता है कि होटल में काम मांगने के लिए आया होगा। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो इस तरह से काम मांगने के लिए आते हैं। अच्छा, हाँ ये भी सकता है सर। वैसे सर आप होटल के अंदर नहीं जा रहे हैं क्या? 8 बजने वाले हैं, आपको देर नहीं हो रही क्या? तुम हमेशा ड्राइवर के ड्राइवर ही रहोगे। अगर बड़ा आदमी है जल्दी होटल के अंदर चला जाएगा और वहां बैठकर सब लोगों का इंतजार करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? जब तक सब लोगों होटल के अंदर दाखिल नहीं हो जाते तब तक मैं अंदर जाने वाला नहीं। फेस वैल्यू नाम की भी कोई चीज होती है यार। हाँ बॉस सॉरी, ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई। आप सच में बहुत चालाक हो। ड्राइवर ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, इधर लकी बैंक्वेट हॉल का रास्ता ढूंढने लगा। उससे पहले तो वो बाथरूम गया और उसने जो कपड़े पहने थे उन्हें ठीक करने लगा। उस हॉल में लगभग 10 टेबल लगी हुई थी और हर टेबल के ऊपर 8 से 9 लोग बैठे हुए थे। सब लोग मिलाकर वो 80 से 90 लोग के आसपास होंगे। उनमें से लगभग सभी लोग पहुंच चुके थे। दीवार पर वहां लंबे से बैनर लगे हुए थे, इसमें लिखा था माहेश्वरी स्कूल गेट टुगेदर जयपुर। उनमें से आधे से ज्यादा लोग एक दूसरे को जानते थे और उनसे बात कर रहे थे। उनमें सबसे ज्यादातर लोग अपनी ही भाषा में बात कर रहे थे और लकी को ये देखकर अच्छा लग रहा था कि वो सब उसकी भाषा में बात कर रहे थे। जैसे ही लकी उन लोगों के पास जाने के लिए आगे बढ़ा, इतने में फिर से उसका फोन बज उठा। लकी ने उसे अपनी जेब से निकाला और उठा लिया। ये लकी की माँ अभिलाषा का ही फोन था। उन्हें लकी से बात करने के बाद उसकी और ज्यादा याद आ रही थी। उन्होंने लकी के लिए ललित में पहले ही एक और सीट बुक करा रखी थी और अब उनसे लकी को देखे बिना रहा नहीं जा रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दी और अपने लिए जयपुर ट्रेन में एक टेबल बुक करवा ली। वो वहां पहुंचने ही वाली थी, लेकिन लकी ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि वो पहले सिमोना और बाकी दोस्तों से मिलने वाला था और पार्टी खत्म होने के बाद उनके पास आने वाला था। लकी ने इधर फोन काट दिया और फिर जैसे ही उसे इस चीज का ख्याल आया, वो और उसकी माँ एक ही होटल में थे, तो उसे तन बदन में मानो खून के करंट दौड़ पड़े। लकी! ठीक इसी वक्त सिमोना लकी के पास आकर खड़ी हो गई। जैसे ही लकी उसकी दिशा में घुमा तो सिमोना उसे बड़े ही अजीब सी नजरों से देख रही थी। अरे ये तुम कैसे कपड़े पहन कर आ गए यार? कुछ सही पहन कर आता ना। वो मैं इससे पहले कि लकी अपनी तरफ से उसकी इस बात का कोई जवाब देता, सिमोना ने फिर से कहा, चलो कोई बात नहीं, अब जो पहना है ठीक है, आओ इधर आओ, बैठ जाओ। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर सिमोना के साथ एक टेबल की तरफ जाने लगा। उसने देखा कि जिस टेबल पर सिमोना उसे ले जा रही थी, उस टेबल पर श्रेया भी पहले से बैठी हुई थी। सिमोना, ये कौन है और ये ऐसे कपड़े क्यों पहन कर आया यार? श्रेया ने लकी की टांग खिंचाई करते हुए कहा, हाँ यार इसके कपड़े तो गंदे हैं, पर अब इससे पहले कि सिमोना कुछ आगे बोल पाती, इतने में उसके आसपास बैठे हुए लोगों ने उसे देखा और बोले, अरे यार ये इसके सिर पर क्या है? पसीने के निशान हो रहे हैं क्या? पर यहाँ पर बिना नहाए हुए आया है क्या? हाँ, और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। इसे कम से कम नहा कर तो आना चाहिए था ना। एक औरत जो लकी के पास बैठी हुई थी, उसने अपनी नाक पर अपना हाथ रख लिया। लकी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। लकी को लगा कि सब उसे देखकर खुश हो जाएंगे और उसे बड़े प्यार से पेश आएंगे, लेकिन फिर उसे लगा कि वो शायद ज्यादा ही कुछ सोच रहा था। वो सच में नहा कर नहीं आया था और उसके शरीर में से बदबू तो आ रही थी। ऐसे में अगर लोग उसके बारे में इस तरह की कोई बात कर भी रहे थे तो उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए था। अरे श्रेया, तुमने अपनी बात पूरा नहीं की, तुम क्या कह रही थी? एक लड़के ने कहा जो उसकी ही टेबल पर बैठा था। इस टेबल पर जो सबसे खूबसूरत लड़की थी वो श्रेया ही थी। उससे सुंदर इस टेबल पर और कोई नहीं था। वैसे तो किसी को उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी,
लेकिन हर कोई बस उसे खुश करने की कोशिश में लगा था। हर कोई इस कोशिश में था कि वो अगर श्रेया से अपनी बात आगे बढ़ा सके तो वो उसकी बात ही बन जाएगी। जैसे ही उस लड़के ने कहा कि वो श्रेया की बात सुनना चाहता था तो सब लोगों ने हाँ में हाँ मिला दी। नहीं, उस बात को छोड़ो, मैं ना तुमसे उससे भी कुछ इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, और मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आज तुम लोगों ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं सुना होगा जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। श्रेया ने अपने बालों को कान पर लाते हुए पीछे खिसकाते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। अरे तो जल्दी बताओ ना, वैसे भी खाना आने में इतनी देर लग रही है तो कम से कम बातों से ही पेट भरे। एक दूसरे लड़के ने कहा। इधर श्रेया ने अपना गला साफ किया और फिर वो जानबूझकर लकी की दिशा में देखने लगा। फिर उसने अपनी बात शुरू की और कहा, पिछली बार जब मैं अपने दोस्त के साथ एक टूर से आ रही थी ना और जयपुर स्टेशन पर उतरी तो मैं पास में शर्मा होटल पर रुकने आई। वो होटल वहीं स्टेशन के पास में है। श्रेया को यूं तो हमेशा एक अमीर लड़के को बॉयफ्रेंड बनाने की दिली तमन्ना थी, लेकिन जब भी उसका बॉयफ्रेंड शिवांग उसके साथ नहीं होता तो वो लोगों से कहती कि वो उसका दोस्त है ताकि वो बाकी लड़कों के लिए ऑप्शन खुला रख सके। उसे इस बात की पूरी संभावना लगती कि उसे शिवांग से भी अमीर लड़का हाथ लग सकता था। अरे शर्मा होटल यार, वो तो बड़ा महंगा है। मैं एक बार वहां गया था, रुका था तो मेरा कमरा 4000 रुपये मिला। हाँ श्रेया, तुम इतने महंगे होटल में रुकी, क्या बात है यार। इधर लकी ने भी श्रेया को शर्मा होटल के बारे में बात करते सुना और उसे उसके मुंह से ये नाम सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा। वो जानता था कि अब श्रेया उससे ही जुड़ी कोई बात करने वाली थी। उसने जैसे ही श्रेया को देखा तो वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। हाँ तो जब मैं फ्रंट डेस्क पर पहुंची ना तो मैंने वहां पर एक आदमी को खड़ा देखा। उस आदमी ने बहुत बुरे कपड़े पहने थे, हर तरफ से गंदे और फटे हुए, और उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी जेब में 2 रुपए भी नहीं थे। उसके जूते में मिट्टी लगी हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ था। उसके बाद उसने फिर से लकी की दिशा में देखा और फिर सबकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे उसके जैसा एक आदमी अभी इस वक्त हमारे बीच भी हॉल में मौजूद है। बाकी लोग ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो सीधा लकी की दिशा में देखने लगे। क्या इसके जैसा आदमी शर्मा होटल में रुकने के लिए गया था? तुमने ठीक से तो देखा था ना? अरे हाँ चलो, मेरे पास तो थोड़े पैसे थे तो मैं उधर रुक सकती थी। पहले तो मैं खुद भी यही सोच रही थी कि नहीं यार बहुत महंगा हो जाएगा, लेकिन इस आदमी की हिम्मत देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। 200 रुपये में वहाँ कमरा का गद्दा नहीं मिलता और ये साहब पहुंच गए वहाँ। श्रेया ने कहा, नहीं श्रेया, मुझे तो लगता है कि ये वहाँ किसी वेटर की जॉब वॉब के लिए गया होगा। इसके जैसे आदमी वहाँ कमरा कैसे ले सकते हैं यार, कौन देगा इन्हें? अरे नहीं, वो वहाँ किसी नौकरी के लिए नहीं गया था, बल्कि वो सच में होटल में कमरा लेने आया था। उसने सबसे पहले तो अपने लिए एक बड़ा सा कमरा खुलवा दिया, लेकिन बाद में उसे ना जाने क्या हुआ। फिर उसने जब अपने पेमेंट के लिए कहा ना तो उसने अपनी जेब से न्यू सिटी बैंक का कार्ड निकाल के दे दिया। श्रेया ने कहा और फिर से लकी की तरफ देखने लगी। लकी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। अब ये पार्टी क्या मोड़ लेने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जब होटल में घुस ही रहा था तो इतने में उसने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ी का कचरा नीचे गिर गया। लकी ने उसकी मदद की और फिर होटल के अंदर आ गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो इतने में उसे पता चला कि उसकी माँ भी इसी होटल के अंदर आ चुकी है। लकी ये सुनकर काफी खुश हो गया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि श्रेया उसका मूड खराब करने के लिए अंदर बैठी थी। पर वो वहां जाते ही शर्मा होटल वाला किस्सा सुनाने लगी। क्या बात है यार, गूगल पर उसका जो सबसे प्रीमियम कमरा है वो 12,000 रुपए का है। खैर 12,000 रुपए उस आदमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास न्यू सिटी बैंक का कार्ड है वो अपने आप में करोड़पति आदमी होता है। हाँ हो सकता है ये आदमी बहुत अमीर हो, लेकिन लोगों को दिखा नहीं रहा है कि ये कितना अमीर है। बहुत से लोग भारत में ऐसे हैं जो दिखाते नहीं कि वो कितने अमीर हैं। भले ही वो बाजार में किसी छोटी सी गाड़ी पर घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके घर में 10 फरारी खड़ी रहती है और वो फरारी चला चला कर बोर हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसी गाड़ी में घूमने आते हैं। ये सुनकर लकी और बाकी लोग एक बार के लिए झटका खा गए। उन्हें लगने लगा कि शायद लकी भी इसी तरह का आदमी था और अब सब लोगों की नजर फिर से लकी के ऊपर टिक गई। श्रेया को दबाव सा महसूस हो रहा था। अरे उसके बाद क्या हुआ बताओ ना? एक लड़के ने कहा। श्रेया ने अपने गले साफ किया और बोली, तुम लोग भी ना कुछ सोच लेते हो। खैर पहले मैं तो ऐसा ही सोच रही थी। मुझे लगा कि ऐसा कोई आदमी है जो अमीर है, लेकिन देखा नहीं कि वो अमीर है। लेकिन जब उसके पेमेंट करने का अपना बारी आया ना, उसने काट दिया तो काम ही नहीं किया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप किसी और तरह से पेमेंट कर सकते हैं, तो इसने कैश निकालने की कोशिश की,
लेकिन इसकी जेब में सिर्फ 1,000 रुपए निकले। आखिर में वो कमरे का किराया दे ही नहीं पाया और निकल गया वहां से। ये सुनते ही सब लोगों का मुंह एक बार फिर के लिए बंद हो गया और वो गुस्से से लकी की तरफ देख रहे थे। अगर मैं एक ऐसा होटल खोलूं ना और कोई मेरी होटल पर इतना बड़ा कार्ड लेकर आए और उसके कार्ड में पैसे ना निकले ना, मैं उसे लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। एक लड़के ने कहा, अरे नहीं यार, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? ये तो एक सिर्फ मजाक था। वैसे लकी वो आदमी सच में मजाक ही था ना? हाँ। श्रेया ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और चुपचाप अपना सलाद खाने लगा। क्या बात है यार, अभी तक प्रांजल क्यों नहीं आया? वो ही तो पूरा इवेंट होस्ट करवा रहा है ना, और वो ही नहीं आया। 8 बज चुके हैं। किसी ने प्रांजल के बारे में बात करते हुए कहा। अभी किसी ने उनसे बात हुई है। उसके ड्राइवर ने कहा है कि रास्ते में है वो। ऐसे में हमें तो खाना खाना शुरू कर देना चाहिए। वो बस थोड़ी देर में आता ही होगा। उनकी एब्सेंस में अगर किसी को भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो श्रेया से मांग सकते हैं। वहाँ पर सब लोगों के बीच में प्रांजल का एक बड़ा नाम था, भले ही वो काफ़ी बड़ा था और पैसे भी उसके पास खूब थे, लेकिन फिर भी सब लोग उसे ना सिर्फ जानते थे बल्कि उसकी इज्जत भी करते थे। इतने में जैसे ही किसी आदमी ने अपनी जगह पर खड़े होकर जोर से बोला, अरे ये श्रेया सिंगल कौन है? मैं हूँ, श्रेया ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। इसके बाद उसने कुर्सी छोड़कर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोली, मैं प्रांजल से पहले भी मिल चुकी हूँ। उन्होंने कहा था कि उनकी जगह मैं सारा काम देख सकती हूँ। आप लोगों का किस चीज़ की ज़रूरत है, आप लोग मेरे साथ आ सकते हैं, मैं आपके लिए अरेंज करवा दूंगी, श्रेया ने कहा। इसके बाद उसने वेटर को इशारा किया और उसके कहने के बाद में वेटर ने सब लोगों को खाना सर्व करना शुरू कर दिया। श्रेया और प्रांजल के बीच में जो रिश्ता था वो काफ़ी अजीब था। वो इतना आसान नहीं था जितना कि लोगों को दिखाई देता था। वैसे भी शिवांग को सिर्फ अपनी पीठ के ऊपर ढो रही थी वो, और जहाँ तक बात प्रांजल की थी, वो तो काफ़ी महीनों से उसे मनाने की कोशिश में लगी थी। हो सकता था श्रेया ने उसे आज का ये इवेंट होस्ट करने के लिए कहा था। बस उसका इशारा होने भर की देर थी और उसके बाद एक ऐसी डिश सर्व होनी शुरू हो चुकी थी। तो पहले तो हम लोग खाना शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं ना, इनमें हम सब आप सबको मिस कर रहे हैं और इसलिए मिल रहे हैं सब। और साथ में हम ये कसम खाएंगे कि आज के बाद हम जहाँ भी जाएंगे ना, एक दूसरे की मदद करेंगे। हो सकता है कि हम में से बहुत लोग एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हों। ऐसे में एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन कर लेना चाहिए और इसके साथ हमें ये भी बता देना चाहिए कि हम में से कौन क्या क्या कर रहा है, ताकि अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो वो बता सके। इसके साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन अभी हमारी लाइन में काम कर रहा है और इसके जरिए हम लोगों को मदद कर सकते हैं आगे। समझे आप? श्रेया ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, सब लोगों को उसकी बात पसंद आई और वो उसके लिए ताली बजाने लगी। लकी ने श्रेया को देखा जो कि स्टेज पर खड़ी होकर बात कर रही थी। लकी उसे देख रहा था। उसे देखकर लकी को चिढ़ सी महसूस होने लगी। वो समझ गया कि श्रेया जो कर रही थी वो उसी के लिए कह रही थी। इससे पहले कि वो अपनी जगह से खड़ा होता दूसरी तरफ जाता, इतने में सिमोना ने उसे रोक लिया। उसकी आंखें को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे माफी मांग रही थी। मुझे माफ कर देना, शायद मुझे तुम्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। लकी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने सिमोना को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं। लकी ने सोचा कि भले ही वो सैंडविच बनाने का काम कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे किसी तरह की मदद की जरूरत थी। सैंडविच बेचना भी उसके लिए कोई शर्म की बात नहीं थी। यह सोचते ही लकी और शांत हो गया और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। चलो अब इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम श्रेया है। मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए मैं किसी की कोई खास मदद नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। उल्टा आप मेरी मदद कर सकते हैं। ओके चलिए, मजाक से इधर। भले ही मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो मैं कर ही सकती हूँ ना। भले ही वो अभी पढ़ाई कर रही थी और उसके पास किसी तरह का कोई पावर नहीं था, लेकिन वो जिस तरह से अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट कर रही थी, वो जितनी सुंदर दिख रही थी, उतनी अच्छी तरह से वो लोगों से बात कर रही थी। अब इसके बाद बाकी लोगों को अपनी अपनी जगह से उठकर आना था और अपने अपने बारे में बताना था। मैं गेल ग्रुप में काम करता हूँ। हम लोगों का कार के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने का काम है। मैं आप सब लोगों से काफ़ी पहले ही स्कूल से निकल चुका था, और किसी को इन फ्यूचर कार खरीदने पड़े तो मेरे पास आ सकते हैं। मैं कॉलेज में काउंसलिंग का काम देखता हूँ। अगर आप में से किसी को भी पढ़ाई से जुड़ी कोई चीज़ पूछनी हो तो वो मेरे पास आ सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, और अगर किसी को भी इस तरह से सब लोग अपने बारे में बता रहे थे,
कोई भी अपने आप को किसी दूसरे से कम तो नहीं समझ रहा था और ना ही वो समझना चाहता था कि उसे कोई किसी और से कम समझे। अगर वो किसी बड़ी सी कंपनी में छोटा सा काम भी करता तो ऐसे बताता कि वो बहुत बड़ा आदमी था। हर कोई अपने अपने बारे में बात किए जा रहा था और ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें ये आइडिया काफी अच्छा लगा। चलो अब तुम भी अपनी जगह उठो और अपने बारे में बताओ। इतने में श्रेया ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही लकी ने उसे अपनी तरफ देखते हुए देखा तो लकी के तो होश उड़ गए। उसने अपनी चम्मच नीचे रखी एक बार के लिए, वो झुझका और फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। लकी ने देखा कि बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे और उसकी शक्ल सूरत भी लोगों के हिसाब से कुछ खास नजर नहीं आ रही थी। उसके बाल आपस में उलझे हुए थे और उसे देखते ही एक आदमी ने कहा, ये आदमी कितना फटीचर है यार, ये क्या करता होगा यार जो आदमी यहाँ इस तरह से कपड़े पहन कर आएगा। वो आखिर हम जैसे लोगों की क्या मदद करेगा, उल्टा हम भी इसकी मदद कर सकें कितनी मदद कर देंगे यार। सही बात है ना। बहुत से लोगों को ऐसा शक होता है कि वो अपने बारे में कुछ बताना पसंद नहीं करते, लेकिन वो बाद में बहुत ही अमीर आदमी निकलते हैं। ऐसे में ऐसे आदमी लोगों से गरीब देखना पसंद करते हैं और उन्हें इस चीज में ना मजा आता है, कहीं अमीर आदमी हो पता नहीं। इतने में लकी स्टेज पर चढ़ चुका था और उसने कहा, नमस्ते, मेरा नाम लकी अग्रवाल है। मैं फास्ट फूड का ट्रक चलाता हूँ। मैं और मेरी दोस्त बनकर पूरे जयपुर के अंदर अलग अलग जगहों पर फास्ट फूड बेचते हैं। हम लोग जो चीज़ सबसे अच्छे बनाते हैं वो है सैंडविच और बर्गर। ऐसे में अगर आप लोग मुझसे कोई भी मेरे ट्रक पर सैंडविच खाने के लिए आएगा तो मैं उसे फ्री में सैंडविच खिला दूंगा। लकी ने कहा और फिर मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की तो जो लोग सुन रहे थे वो एक बात तो दंग रह गए। जो लोग बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे उन्हें भी अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना कि लकी को अपने आप पर था। जैसे ही लकी वहां से निकला तो पीछे से लोगों ने कहा, ये सैंडविच बनाने का काम भी ऐसे दिखा रहा है जैसे बहुत महान काम कर रहा है। वैसे भी एक सैंडविच हाथ नहीं है, कितने का है? 50 रुपए का। मुझे नहीं लगता कि आदमी 3-4 हजार से ज्यादा कमाता होगा। इसके पास में खाने और किराया देने के अलावा और कोई पैसा ही नहीं बचता होगा। और इस तरह के लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं दोस्त, हद है। कम से कम आदमी को कि 20,000 महीने की तो तनख्वाह हो, हमें सैंडविच वाले से क्या मतलब ले लेंगे। थोड़ी देर के लिए लगभग सारे लोगों ने लकी के बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ उसके ऊपर ताना कस रहे थे और कुछ उसे बहुत ही हीन भावना से देख रहे थे। कुल मिलाकर वहां पर किसी की भी नजर में लकी की कोई अहमियत नहीं थी। अरे इतने में श्रेया ने उसे देखा और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। फिर वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और उसने कहा, मैं जानती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले मैं इसके एक 5 स्टार होटल के सामने मिली थी। क्या बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इस जैसे आदमी से एक 5 स्टार होटल के सामने कैसे मिल सकती हो? श्रेया, तुमसे कोई गलती हो गई होगी, वो कोई और होगा। बाकी लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो सभी श्रेया की तरफ देख रहे थे। अरे नहीं, होटल बाहर मिली थी। जब उसे होटल से धक्का देकर बाहर निकाला गया तब मैं इसे धक्के खाते हुए देख रही थी। और आप लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि ये होटल के बाहर कर क्या रहा था। ये होटल के बाहर खड़ा होकर शहनाज को प्रपोज कर रहा था और शहनाज ने बदले में इसे मना कर दिया। बाद में इसने यहाँ के सबसे अमीर आदमी बेटे अब्बास को भी चैलेंज करने की कोशिश की, जो कि शहनाज को पसंद करता था। जैसे ही लकी ने ये सुना उसने अपना सिर पकड़ लिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या श्रेया उसका पीछा छोड़ने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।